Hello, students. Welcome in the lecture of next new chapter, which is our the origin of life. That is also known as evolution. तो आज का जो चैप्टर है वो है इवोल्यूशन, जिसका नाम है ऑरिजिन ऑफ लाइफ भी इसका नाम है। तो जो भी आपके बुक में इसका नाम दिया हुआ हो वो ही आप उस नाम से इसको सर्च कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं एंड आई एम गोइंग टू शेयर स्क्रीन। स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? ओके, गुड। चलो, अब जो हमारा चैप्टर है इवोल्यूशन, जिसका नाम एक और मैंने आप लोगों को बताया, ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो ओरिजिन का मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग, बिगिनिंग। यानी कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ था, किस तरह से लाइफ क्रिएट हुई थी हमारी अर्थ पे या पूरे यूनिवर्स में, उसी का नाम दिया है हमने इवोल्यूशन। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन के, जो एविडेंसेस यानी कि प्रूफ्स हैं। एडेप्टिव रेडिएशन के बारे में, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इन द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ, एंड इवोल्यूशन इज अ स्लो बट कंटिन्यूअस प्रोसेस विच नेवर स्टॉप्स। इन चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, जो कि है ओरिजिन ऑफ लाइफ। देखिए, ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है, अ, ये एक ऐसा प्रोसेस है, पहले इसकी डेफिनेशन देते हैं, जिसमें कि लिविंग बीइंग जो है वो इन एनिमेट यानी कि नॉन लिविंग से ही लिविंग का ओरिजिन हुआ है। ठीक है, उसमें इवोल्यूशन हुआ, चेंजेस आए, वो यूनिट्स एक के बाद एक जुड़ती गई और उसने लाइफ को फॉर्म कर दिया। ये बहुत ही यूनिक इवेंट होती है, हमारी हिस्ट्री में बहुत यूनिक इवेंट मानी गई है। और इवोल्यूशन की जो ओरिजिन ऑफ लाइफ की जो थ्योरीज अलग अलग साइंटिस्ट ने हमको दी है, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले थी बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी एंड थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, थ्योरी ऑफ इटर्निटी, कॉस्मोसॉइड थ्योरी। हाँ, एक चीज और है कि जो हम लोग प्लैनेट्स के या स्टार, प्लैनेट्स या स्टार्स, सन, इन लोगों की जब हम डिस्टेंस पता करते हैं तो उस डिस्टेंस को किलोमीटर में नहीं पता करेंगे, मीटर या किलोमीटर में नहीं, स्टीलर डिस्टेंस को हम पता करेंगे लाइट ईयर्स में। ठीक है, तो इनका जो यूनिट है वो है लाइट ईयर। और स्टीलर डिस्टेंस का मतलब है प्लैनेट, स्टार, सन, जो भी यूनिवर्स में जो भी चीजें हैं उनकी डिस्टेंस जब पता करते हैं तो यूनिट यूज में आती है लाइट ईयर्स। यूनिवर्स की अराउंड 20 बिलियन ईयर्स है। पहली थ्योरी हमारी बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी जो लेमेत्रे ने दी थी 1931 में। उन्होंने ये बताया था कि 20 बिलियन ईयर्स अगो एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन यानी विस्फोट हुआ था। और इस विस्फोट की वजह से क्या हुआ, यूनिवर्स का ओरिजिन यानी कि बिगिनिंग, उसका जन्म हुआ। नेक्स्ट, यूनिवर्स जो है वो धीरे धीरे बड़ा होता गया, जैसे हम लोग बड़े होते हैं वैसे यूनिवर्स भी बड़ा होता गया, फैलता गया। और उसका टेम्परेचर धीरे धीरे, बहुत पहले स्टार्टिंग में ज्यादा था, उसके बाद कम होता गया। गैसेस जो हैं, जो कि गैसेस, गर्मी, जो टेम्परेचर हाई था उसमें गैसेस प्रेजेंट थी, वो पास पास मॉलिक्यूल्स आने लगे और वो कंडेंस फॉर्म में आ गई, यानी कि बहुत ज्यादा डेंस फॉर्म में हो गई, जो कि दूर दूर पार्टिकल्स थे। और उन्हीं गैसेस ने क्या बना लिया, गैलेक्सीज बना ली। तो गैलेक्सीज जो है, आप लोग अगर नेट पे भी सर्च करोगे तो इस तरह का वर्लपूल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इनमें बहुत सारे गैलेक्सीज में बहुत सारे सोलर सिस्टम होते हैं, सोलर सिस्टम में भी उनके अपने अपने प्लैनेट्स होते हैं। तो इस तरह से हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे। मिल्की वे। ठीक है, हमारी जो आकाश गंगा है, आकाश गंगा भी इसको बोलते हैं हिंदी में, उसका नाम है मिल्की वे। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, जो कि है, जैसे ही बाद में क्या हुआ कि जब गैसेस जो है गैलेक्सीज बनी, उसके बाद हाइड्रोजन, हीलियम और सॉलिड सॉलिड ऑब्जेक्ट्स का ओरिजिन हुआ। सोलर सिस्टम जो हमारा है वो मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर आता है। अर्थ की जो एज है वो अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स मानी गई है। एंड जो है क्लाउड्स जो है, वो हम लोग देखते हैं कि क्लाउड्स जो है वो रोटेट होते रहते हैं, उसको हमने नेब्यूला कहा। तो इस तरह से जो है बिग बैंग थ्योरी से हमारे जो एक नेब्यूला बन गया, जिसको हमने बोला कॉस्मिक डस्ट। तो कॉस्मिक डस्ट जो एक क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि बहुत सारी गैसेस पार्टिकल्स प्रेजेंट रहती है, उसको हमने बोला नेब्यूला। ये जो नेब्यूला है, अब उसके बाद क्या हुआ कि
जो भी हैवी एलिमेंट्स है जैसे कि निकल आयरन जो अर्थ के क्रस्ट में मिलते हैं, वो सब कंडेंस होने लगे, हैवियर थे इसलिए नीचे बैठ गए क्रस्ट में। और जो अर्थ में जो हमें गैसेस मिलती हैं वो कंडेंस फॉर्म में आ गई। कुछ लाइट एलिमेंट्स है, हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सब जो है वो अर्थ की सरफेस पे आ गए। ठीक है, जो हैवी थे वो नीचे बैठ गए अर्थ के कोर में, और जो लाइट थी वो सरफेस पे इकट्ठे हो गए। प्रिमिटिव एनवायरनमेंट जो था अर्थ का वो बिल्कुल अलग था, वो रिड्यूसिंग टाइप का था, यानी कि ऑक्सीजन स्टार्टिंग में प्रेजेंट नहीं थी। ठीक है, ऑक्सीजन बाद में आई, तो अगर ऑक्सीजन एब्सेंस है तो हम उसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग टाइप का एटमोसफियर था। अब फिर हम लोग बात करेंगे कि जब ऑक्सीजन प्रेजेंट हुई तो हमने उसको बोला ऑक्सीडाइजिंग एनवायरमेंट। बट ये बाद में आया था, पहले वो रिड्यूसिंग स्टेट में था। बिग बैंग थ्योरी का आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, देखो 20 बिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ, एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। और सबसे पहले जो है पार्टिकल्स जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स बिखर गए। वो बिखरने के बाद अराउंड उसके बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियर, ये सब कंबाइन होके इन्होंने एटम बना दिया। ठीक है, इस तरह से एटम बना लिया। एटम फिर अराउंड 300 मिलियन ईयर्स बाद उस उन्होंने क्या बनाया, एटम से धीरे धीरे गैलेक्सीज एंड स्टार्स, गैलेक्सीज में जो स्टार, सन, ये सब चीजें बन गई। फिर उसके बाद पहले स्टार्स बने, देन उसके बाद अराउंड 9 बिलियन ईयर्स के बाद में क्या हुआ, यानी आज से अगर मैं काउंट करूं तो उसके अराउंड आप लोगों को नहीं पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा कि इस स्टेज के बाद, यानी कि जो स्टार्स बने उसके बाद, तो उसके स्टार्स बनने के अराउंड 9 बिलियन ईयर्स के बाद क्या हुआ, सोलर सिस्टम और अर्थ हमारी बन गई। जो हमारा सन है, जो प्लैनेट्स हैं, उनका निर्माण हो गया। ठीक है, तो ये सीधे सीधे क्वेश्चंस उठ के भी कई बार आ जाता है, तो आप लोग इसको इजीली टिक कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे कंडीशन ऑफ अर्ली अर्थ। अर्ली अर्थ की कंडीशन कैसी थी, एटमॉस्फेयर जो था वो एब्सेंट था। ठीक है, एटमॉस्फेयर इज वाज एब्सेंट, और जो सरफेस थी वो गैसेस से कवर अप थी। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर नहीं, एब्सेंट था, और जो गैसेस थी उन्होंने एक पिघली हुई स्थिति में प्रेजेंट थी वो। गैसेस जो है वाटर वेपर में भी थी, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ये तीन। वाटर वेपर, वाटर वेपर तो आपको याद रहेगा, ठीक है, क्योंकि पानी की ही फॉर्म में है, H2O जो है वो स्टीम की फॉर्म में था। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, MCA। ठीक है, तो ये हो गया हमारा MCA, मतलब मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। और वाटर वेपर गैसेस फॉर्म में था। यूवी रेज सन से आती थी, वाटर को हाइड्रोलाइज करती थी और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देती थी। हाइड्रोलाइज म्हणजे वाटर का ब्रेक डाउन, H2+ हो। ठीक है, नेक्स्ट जो ऑक्सीजन थी वो कंबाइन होके उसने अमोनिया के साथ कंबाइन होके उसने मीथेन का फॉर्मेशन किया, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर मॉलिक्यूल्स बनाए। नेक्स्ट जो ओजोन लेयर थी, ओजोन जो एक लेयर होती है उसका फॉर्मूला होता है O3, यानी ऑक्सीजन जब 3 मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में आई तब उसने क्या किया, उसने एक लेयर लाइक स्ट्रक्चर बना लिया जो कि हमें यूवी से प्रोटेक्ट करती है। ओजोन लेयर बनी। अब जैसे ही एनवायरमेंट कूल हुआ, कूल कैसे होगा, क्लाउड्स बने, क्लाउड्स जो हैं उन्होंने बारिश करी, रेन करी, और रेन होने के बाद क्या हुआ, जो हमारी अर्थ पे क्रैटर्स थे, डिप्रेशन यानी गड्ढे थे, वो गड्ढे पानी से भरने लगे। वो भरने के बाद क्या बन गए, सी बन गया, ओशियन बन गया, रिवर्स बन गई। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारी अर्ली अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, क्रिएशन हुआ। नेक्स्ट थ्योरी आती है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी जो है वो मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी में आई थी, और ऐसा माना जाता था स्पेशल क्रिएशन मतलब स्पेशलिटी थी उसमें, क्या चीज आ सकती है सोचो, सुपर नेचुरल पावर या क्रिएटर, यानी कि गॉड ने ही उनको एक एक करके इंटरवल, टाइम ऑफ इंटरवल में क्रिएट किया, ऐसा माना जाता है। तो जो इसका व्यू पॉइंट है वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, ये इस्लाम में भी बोला गया है, बाइबल में भी बोला गया है, और हमारी जो भी हिंदू माइथोलॉजी वो भी यही मानती है कि हर माइथोलॉजी में माना जाता है कि गॉड ने लाइफ को क्रिएट किया है। बाइबल की जो स्टोरी है उसमें ऐसा बताया गया है कि 6 दिन के अंदर अंदर गॉड ने पूरी की पूरी यूनिवर्स को क्रिएट किया है, लाइफ को क्रिएट किया है। ठीक है, दुनिया को बनाया है। उन्होंने, किसने बोला, स्पेनिश एक मॉन्क थे फादर सुरेज, जो कि चर्च में काम करते थे, फादर थे वो। और 15 फादर मतलब वो चर्च में जो पुजारी होते हैं उनको बोलते हैं फादर।
ठीक है। तो वो वहां पर 1548 से लेके 1617 AD तक इन्होंने काम किया। एंड देखिए बोला क्या जाता है कि पहले दिन गॉड ने इन्होंने बोला कि अर्थ और हेवन बनाया। सेकेंड डे उन्होंने स्काई बनाया, प्लांट्स और एनिमल थर्ड डे बनाए। फोर्थ डे में सन मून एंड स्टार्स बनाए। फिफ्थ डे में बर्ड्स एंड फिशेस बनाई, और मेन और बीस्ट, बीस्ट मतलब राक्षस, वो सिक्स्थ डे बनाए। इनका ऐसा मानना है कि वुमेन जो है वो सेवेंथ डे में अपियर हुई, वो भी ट्वेल्थ रिब, यानी ट्वेल्थ रिब जो थी मैन की, उससे एकदम से अचानक से ही फीमेल जो है वुमेन प्रकट हो गई। तो इनका ऐसा मानना था, लेकिन ये बात जो है थोड़ी डाइजेस्ट करने में मुश्किल होती है, इसलिए ये थ्योरी रिजेक्ट कर दी गई। उसके बाद प्री मॉडर्न थ्योरीज आई। ठीक है, प्री मॉडर्न थ्योरीज यानी कि जो हम अभी थ्योरीज जो मानते हैं उनसे पहले की थ्योरी, उसमें ये हिंदू हिंदू कॉन्सेप्ट, इस्लाम कॉन्सेप्ट, बाइबल कॉन्सेप्ट आया। नेक्स्ट थ्योरी है हमारी थ्योरी ऑफ इटर्निटी। थ्योरी ऑफ इटर्निटी बच्चों स्पिरिचुअलिटी पे बेस्ड होती है। उसका ये मानना है कि लाइफ नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, यानी कि एनर्जी जैसे क्रिएट नहीं हो सकती, वैसे ही लाइफ भी क्रिएट नहीं की जा सकती, डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती। ये इटर्नल है, यानी कि सभी आत्माएं जो हैं वो हैं अमर हैं। ठीक है, उनकी कभी डेथ नहीं होती, ओनली सिर्फ वो अपना एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, यानी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है। जैसे हम लोग रोज नई नई ड्रेसेस चेंज करते हैं, वैसे ही हमारी जो सोल है वो अलग अलग बॉडी चेंज करती है अलग अलग जन्मों में। ऐसा थ्योरी ऑफ एटर्निटी का मानना है। क्लियर है? तो ये सोल और स्पिरिट पे बेस्ड है। फिजिकल बॉडी डाई होने के बाद भी सोल और स्पिरिट जो है वो मरती नहीं है, ऐसा इनका मानना है। नेक्स्ट थ्योरी ऑफ कॉस्मोलॉजी, जिसका एक और नाम था पेंसपर्मिया की थ्योरी, उन्होंने बताया, जो एक साइंटिस्ट थे, स्वीडिश साइंटिस्ट स्वंते अरेनियस, इन्होंने सजेस्ट किया कि लाइफ जो थी वो स्पोर्स की फॉर्म में हमारी अर्थ पे आई है। यानी कि उनका ऐसा मानना था कि प्लैनेट्स जो थे, प्लैनेट्स में जो अलग अलग प्रेशर से जो अलग अलग एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, वो एलिमेंट्स कहीं ना कहीं एस्ट्रॉइड की फॉर्म में हमारी अर्थ से टकराए, और जब वो टकरा के अपने, उनके अंदर जो एलिमेंट्स थे वो एलिमेंट्स हमारी अर्थ पे छोड़ गए। तो कहीं किसी, मान लो किसी ना किसी प्लैनेट पे स्पोर्स या लाइफ प्रेजेंट थी, तो वहीं से हमारी लाइफ जो है हमारी अर्थ पे आ गई। ऐसा माना है थ्योरी ऑफ कॉस्मोजोइक या पेंसपर्मिया। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने ये बताया कि उसी से फिर लाइफ का ओरिजिन हुआ, बैक्टीरिया बने, मैटर बना, और धीरे धीरे जो है ह्यूमन बीइंग भी आ गए। तो पहला जो बैक्टीरिया हमारी अर्थ पे आया था, इनका मानना है कि उसका नाम इन्होंने रखा एलियन बैक्टीरिया। ठीक है, तो कॉस्मोजोइक थ्योरी बेसिकली आपको जो डायग्राम में दिख रहा है वैसे ही मानी जाती है, मेटेओर्स कंटेनिंग लाइफ। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे कि ये किसने दी थी, ठीक है, स्वीडिश साइंटिस्ट के अलावा भी कई लोगों का ऐसा मानना था पेंसपर्मिया थ्योरी के बारे में कि, तो वो कौन थे वो देख लेते हैं। रिचर्ड 1865, हेलमॉन्स 1884, आरेनियस 1908, इन सब ने भी यही बताया कि मेट्रोइड से ही हमारी अर्थ में लाइफ आई है। पेंसपर्मिया का मतलब होता है प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ लाइफ, जो आरेनियस ने दी थी 1908 में। इनका यही मानना था कि सीड या स्पोर जो है या स्पर्म जो माइक्रोब जो है वो यूनिवर्स से हमारी अर्थ पे आए हैं, और लाइफ का ओरिजिन हमारे अर्थ पे हो चुका है। हाउ लाइफ ओरिजिनेट, लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई, तो जो अर्ली ग्रीक थिंकर्स थे उनका मानना था स्पोर्स की वजह से आई, प्लैनेट्स के थ्रू। लेकिन उसके बाद भी अलावा भी अलग अलग लोगों ने, साइंटिस्ट ने अपने अपने दिमाग से थ्योरीज लगाई। थ्योरी थी थ्योरी स्पॉन्टेनियस जेनेरेशन, यानी कि अबायोजेनेसिस, बायो म्हणजे लाइफ, जेनेसिस का मतलब स्टार्ट या क्रिएट। अगर मैंने अ लगा दिया दैट मीन्स नॉन लिविंग। तो इनका मानना था कि नॉन लिविंग बीइंग से ही लिविंग बीइंग का ओरिजिन हुआ है। ठीक है, थॉमस हेनरी हक्सले ने ये थ्योरी दी थी अबायोजेनेसिस की, यानी कि सड़े हुए मैटर से, स्ट्रॉ से, मिट्टी से हमारा ओरिजिन हुआ है। इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया था लुइस पास्चर के द्वारा। तो पहले थ्योरी देख लेते हैं क्या क्या है। ठीक है, ए मतलब नॉट, यानी विदाउट लाइफ, यानी कि नॉन लिविंग बीइंग से ही लिविंग बीइंग आए हैं, ये थ्योरी बताती है। नेक्स्ट जो अपनी थ्योरी आएगी
स्पॉन्टेनियस जनरेशन यानी अचानक से ही लाइफ जो है वो क्रिएट हो गई। स्पॉन्टेनियस मतलब सडनली। तो ये थ्योरी बताती है कि कॉम्प्लेक्स लाइफ जैसे मैगॉट या माउस वो जो है स्पॉन्टेनियसली नॉन लिविंग मैटर से अचानक से प्रकट हो गए। ठीक है। तो जो कि माना नहीं जाता, हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते कि अचानक नॉन लिविंग बीइंग से मैगॉट यानी कि जो मच्छर कीड़े मकोड़े हैं वो कैसे एक रोटन मीट से ओरिजिन हो सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से इस वाली थ्योरी को भी हमने रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद जो थ्योरी आई, फ्रांसिस्को रेड्डी ने भी यही बताने की कोशिश की, और लेजर और स्पेलेंजानी, इन सब ने अलग अलग तरीके से अपनी बात रखने की कोशिश की। हमारे कोर्स में है लुइस पास्चर का एक्सपेरिमेंट, तो हम उसी पे फोकस करेंगे। उन्होंने थ्योरी दी थी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, यानी उन्होंने बताया कि लाइफ क्रिएट बाय लाइफ, यानी उन्होंने बताया कि लाइफ से ही लाइफ का क्रिएशन हुआ है, नॉन लिविंग से नहीं हुआ। उन्होंने इसके लिए एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। एक फ्लास्क लिया, उस फ्लास्क में ब्रोथ भर दिया। ब्रोथ जो है न्यूट्रिएंट अगर होता है बच्चे, जो कि हम प्रोवाइड करते हैं किसी कीड़े मकोड़े या बैक्टीरिया माइक्रोब्स की ओरिजिन के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए। उसको उन्होंने माउथ को इस तरह से स्ट्रेच कर दिया बॉईल करके, एंड देन उस पूरे सोल्यूशन को बॉइलिंग पे रख दिया। ये बॉईल होने के बाद उन्होंने एक जो कंटेनर था उसको तो ऐसे ही रखा, ठीक है, जब तक वो एस शेप में था, कूल हुआ, तब तक कोई उसमें माइक्रोब्स नहीं आया। लेकिन जब उसको ब्रेक कर दिया गया तो माइक्रोब्स उसमें क्रिएट हो गए। कैसे हुए? क्योंकि यहाँ से उनको आने में दिक्कत हो रही थी, तो इसीलिए जो है डस्ट से या किसी ना किसी चीज के थ्रू माइक्रोब जो है वो यहाँ पर ग्रोथ करने के लिए प्रेजेंट हो गई। यानी कि दैट मीन्स व्हाट, कि एयर में वो लाइफ थी, तो जैसे ही एयर वहां तक पहुंची वो लाइफ ने ग्रो करना शुरू कर दिया। तो इन्होंने प्रूव किया लाइफ इज क्रिएटेड बाय लाइफ। ठीक है। तो इन जेनेसिस की थ्योरी भी बोलते हैं। इन्होंने यही किया जो मैंने आप लोगों को बताया। नेक्स्ट जो है सेल थ्योरी कनेक्शन। तो देखो, इन्होंने जर्म थ्योरी पे बताया कि माइक्रोब्स की ग्रोथ जो है वो इस ऐसे ही अचानक से नहीं हुई। उन्होंने, वो एयर बॉर्न थे, यानी कि एयर में प्रेजेंट थे और अंदर आकर उन्होंने ग्रो किया। सेल थ्योरी कनेक्शन भी इस इनकी थ्योरी से मिलता जुलता है, क्योंकि वो बोलता है कि सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये भी यही बोलते हैं, लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। पहले से ही सेल था, उसी से सेल आया, लाइफ थी, लाइफ से आई। ठीक है। अब बात करते हैं मॉडर्न बायोलॉजी की। तो मॉडर्न बायोलॉजी की जो कंसेप्ट है यहीं से लुईस पास्चर के दौरान ही शुरू होना शुरू हुआ। अब देखिए, इम्प्लीकेशन या मेडिसिन माइक्रोबायोलॉजी में भी इसका काम आता है लुईस पास्चर की थ्योरी का। जब हम लोग मेडिसिन बनाते हैं माइक्रोबायोलॉजी में, तो हमको ये पता होता है कि डिजीज जो है वो माइक्रोब्स की वजह से ही आए हैं। माइक्रोब ने रिप्रोडक्शन किया, अपनी ग्रोथ बढ़ाई, वो हम डायग्नोस कर लेते हैं। ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन में भी उनका यूज हम देख कर सकते हैं। ऑरिजिन ऑफ लाइफ जो है वो अर्थ पे लाइफ की स्टार्टिंग की एक स्टडी है। ठीक है। जिसमें बताया जाता है कि प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट थे, उन्होंने ही क्रिएशन किया है हमारी अर्थ पे लाइफ का। इसीलिए कहा जाता है कि लाइफ कम्स ओनली एंड ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ठीक है। इस तरह से उन्होंने सारी चीजें की। नेक्स्ट आता है ओपेरन हेल्डन थ्योरी, जिसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन। ओपेरन एंड हेल्डन ने रियल में बताया कि किस तरह से, पूरा क्लियर आइडिया बताया उन्होंने। तो ये डायग्राम आपको दिख रहा है। इन्होंने क्या किया, एक सुप्लेक्स स्ट्रक्चर बनाया, सिंपल मॉलिक्यूल्स थे उसमें, उन सिंपल मॉलिक्यूल्स ने कंबाइन होकर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाए। उसमें एक और कंबाइन होकर उन्होंने और कॉम्प्लेक्स यानी कि एग्रीगेट बनाए, जिनका नाम दिया कोसरवेट माइक्रोस्फीयर। उसके बाद पहला प्रोटोसेल आया, जो कि ट्रू सेल से पहले की स्टेज था। नेक्स्ट में प्रोटोसेल के अंदर जब न्यूक्लिक एसिड ऐड हो गया तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग सिस्टम बन गया, जिसको हमने नाम दे दिया सेल। ठीक है। तो ये थी ओपेरिन एंड हेल्डन की थ्योरी। अब हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं। अलेक्जेंडर आई ओपेरिन ने 1924 में रशिया में, और जेबीएस हेल्डन ने 1929 इंग्लैंड में ये वर्क किया। एंड इन्होंने बताया कि लाइफ प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हुई है। आरएनए प्रोटीन ये नॉन लिविंग थे, इनसे ही हमारी लाइफ है। केमिकल इवोल्यूशन, उसके बाद ही केमिकल इवोल्यूशन आया, यानी केमिकल्स बने और केमिकल्स ने अलग अलग रिएक्शंस क्रिएट करी, और इस तरह से धीरे धीरे हमारी लाइफ का ओरिजिन हो गया। स्टेप्स क्या है थ्योरी की?
ऑरिजिन ऑफ अर्थ एंड प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर से इन्होंने शुरुआत की कि बिग बैंग थ्योरी जो थी वो एक्सप्लोजन हुआ। देन अमोनिया वाटर एंड मीथेन का फॉर्मेशन हुआ। पहले का जो इन्वायरमेंट था बहुत ज्यादा गर्म हुआ करता था, धीरे धीरे वो कूल डाउन हुआ, लाइटर एलिमेंट्स एलिमेंट्स ने सॉरी आपस में रिएक्ट करना शुरू किया। अर्ली एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर बहुत ज्यादा मात्रा में देखी जाती। उसके बाद नेक्स्ट आता है हाइड्रोजन, जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई, उसने दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करना शुरू किया, मीथेन बना लिया, अमोनिया बना लिया, वाटर बना लिया एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, H2S, सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। जैसे टेम्परेचर कूल डाउन हुआ, स्टीम जो है वाटर में कन्वर्ट हुआ, रेनफॉल हो गई, अर्थ धीरे धीरे जो है ग्रेजुअली अर्थ पे पूरा रेन वाटर एक्यूमुलेट होने लगा, वाटर रिवर स्ट्रीम्स लेक सीज ओशन बने। ओजोन लेयर पहले एब्सेंट थी, तो अल्ट्रावायलेट रेड्स हमारी अर्थ पे आती जाती रहती थी, उसे रोकने वाला कोई भी नहीं था। ठीक है, बाद में जब एनर्जी सोर्सेज आए वो कौन कौन से थे हमारे, जो रिएक्शंस क्रिएट करती थी, यूवी रेज, रेडिएशन, लाइटनिंग, वॉल्केनिक एक्टिविटीज से ही केमिकल्स रिएक्शंस होती थी। अर्ली मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोकार्बन्स एंड अमोनिया एंड मीथेन थे। वाटर जो है वो रिएक्शन करता था, तो कंडेंसेशन में भी पार्टिसिपेट किया, पॉलिमराइजेशन में भी और ऑक्सीडेशन में भी वाटर ने पार्टिसिपेट किया। देन हम लोग बात करेंगे रिडक्शन में भी वाटर ने पार्टिसिपेट किया क्योंकि हाइड्रोजन प्रेजेंट था। अब ये जो रिएक्शन थी सिंपल मॉलिक्यूल्स का इन्होंने फॉर्मेशन किया, मोनोसेकेराइड, अमीनो एसिड एंड ग्लिसरॉल। ये सिंपल मॉलिक्यूल्स आपस में इकट्ठे हो गए और उन्होंने वाटर बॉडीज में इकट्ठे होकर आपस में रिएक्शन करना शुरू किया एंड मोनो से बना पॉलीसेकेराइड, अमीनो एसिड बन गए प्रोटीन एंड ग्लिसरॉल से बन गया हमारा फैट, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। पॉलीसेकेराइड ने बना लिया कार्बोहाइड्रेट जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। हेल्डेन ने इस सूप को बोला था, जो ये सूप था यानी वाटर बॉडीज में जो हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इकट्ठे हुए उसको उन्होंने बोला हॉट डाइल्यूट सूप या प्रिमिटिव ब्रोथ। ठीक है, तो इन्होंने इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया कि फ्री ऑक्सीजन या एंजाइम के एब्सेंस में इसका डिग्रेडेशन हुआ या ऐसा कुछ इन्होंने नहीं। अब जो रिएक्शन हुई इसमें क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने। प्रिमिटिव ग्रोथ से फ्री जो हमारा पहले वाला जो एनवायरमेंट था वो न्यूट्रल था और ऑक्सीजन उसमें नहीं थी, पॉलिमराइजेशन उसमें होता रहता था, यानी एक यूनिट बहुत सारे यूनिट से मिलके पॉलीमर्स बनाती थी। सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सेग्रीगेट हुए, नए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने जैसे कि पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन, फैट, लिपिड, इन सब का फॉर्मेशन होने लगा। न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, प्रोटोप्रोटीन आए। प्रोटोप्रोटीन क्या थे, अमीनो एसिड से मिलके बने हुए थे, बाद में वो बन गए प्रोटीन। ओरिजिन ऑफ लाइफ का जो लैंडमार्क है वो है हमारा प्रोटीन, इस पे क्वेश्चन आ जाता है, इसको रेड मार्क कर लो। प्रोटीन या एंजाइम जो है उन्होंने अपनी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करी और वो एंजाइम का रोल प्ले करने लगे। न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे हुआ, नाइट्रोजन बेसिस ने फॉस्फोरिक एसिड और शुगर के साथ रिएक्शन किया तो न्यूक्लियोटाइड्स बने, न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोटाइड ने रिएक्शन किया तो न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कि इसी में सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी आ गई और उसी सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी से रेप्लिकेशन शुरू होके डीएनए, आरएनए और प्रोटीन का फॉर्मेशन स्टार्ट। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोटोबायोंट या फिर प्रोटोसेल की। प्रोटोबायोंट, बायोंट म्हणजे अगेन लाइफ, तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दोनों ने इकट्ठा होकर प्रोटोबायोंट प्रोटोसेल बना लिए। प्रोटोबायोंट यानी प्रीबायोटिक केमिकल एग्रीगेट्स थे जिनमें कुछ लिविंग सिस्टम की प्रॉपर्टीज थी, यानी लिविंग बीइंग की, एंड दोनों का मतलब एक ही है, कॉन्सर्वेट्स और प्रोटोबायोंट। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का एक गुच्छा था। ऑपेरिन ने 1924 में इनको फोसरवेट नाम दिया था, इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि किसने दिया है। कॉन्सर्वेट जो है उनको हम सिंपली बोल सकते हैं कॉलोइडल एग्रीगेशन ऑफ हाइड्रोफोबिक प्रोटीन और लिपिड के ये गुच्छे बने हुए थे। फोसरवेट ने धीरे धीरे ग्रो करना शुरू किया और आप आसपास उसने अपने एक्वस मीडियम जमा किया, थर्मोडाइनेमिकली डायनेमिकली वो एक्टिव हो गए और कई जो यूनिट्स थे वो स्मॉल यूनिट्स में टूटने लगे, कुछ बनने लगे, इस तरह से
माइक्रोस्फीयर बन गए। माइक्रोस्फीयर इज इक्वल्स टू प्रोटीनोइड। तो जो प्रोटीन वाला स्ट्रक्चर था वो था हमारा प्रोटीनोइड वाला माइक्रोस्फीयर था। एंड प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बने कोसर्केट। ठीक है। तो इस तरह से डबल मेम्ब्रेन हमारा प्रिमिटिव सेल का निर्माण हो गया, जिसमें मिलते हैं लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसका ओरिजिन हुआ। ठीक है। इस तरह से पूरी सेल मेम्ब्रेन। अब जो माइक्रोस्फीयर थे वो माइक्रोस्फीयर नॉन लिविंग थे और एग्रीगेशन थे लिपिड और प्रोटीन के। ठीक है। कोसर्वेट लिविंग बीइंग थे। ठीक है। तो जो माइक्रोस्फीयर थे वो ज्यादा स्टेबल थे कोसर्वेट के कंपैरिजन। अब कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज लिविंग बीइंग की आती हैं जो कि सेल की ग्रोथ में और डिवीजन में भी इन्वॉल्वमेंट उसका देखने को मिलता है। ये जो कॉलोइडल एग्रीगेट्स थे इन्होंने फिर धीरे धीरे एक लिविंग सिस्टम बना दिया और पहले सेल को हमने नाम दे दिया ईओ बायोन्ट। ठीक है। प्रोटोबायंट से बना ईओ बायोन्ट। सिडनी फॉक्स ने प्रोटीनोइड्स या माइक्रोस्फीयर नाम दिया था क्योंकि उसमें ओनली प्रोटीन प्रेजेंट था। तो नेक्स्ट बात करेंगे, दोनों के बीच में कंपैरिजन देख लेते हैं। कोसर्वेट क्या होते हैं? माइक्रो ड्रॉपलेट्स होती हैं, लिक्विड लिक्विड फेस की बनी हुई होती है और ये मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल्स होते हैं इसमें। माइक्रोस्फीयर में जो है स्मॉल स्फेरिकल पार्टिकल्स होते हैं और इनको हम फ्लो साइटोमेट्री से और उनसे भी क्या बोल सकते हैं, कैलिब्रेशन लेबलिंग के थ्रू, एसेइंग के थ्रू हम सेपरेट कर सकते हैं। कोसर्वेट एक्वस फेज होता है, रिच इन मैक्रोमोलिक्यूल्स में ज्यादा होते हैं, पॉलीमर प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। एंड सॉलिड और होलो स्ट्रक्चर हमारा होता है माइक्रोस्फीयर जो कि लिक्विड वाला होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इन्हीं में आगे क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिलता है। तो देखिए, जो हमारा कोसर्वेट है उसमें क्या होता है, वो बहुत ही डायनेमिकल ऑर्गेनाइजेशन उसका होता है, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनाइज उसमें प्रेजेंट होते हैं लिविंग बीइंग में। और ये जो होता है माइक्रोस्फीयर, ये नॉन लिविंग होता है, यानी इसमें लाइफ नहीं होती। ठीक है। पहला जो फॉर्म हुआ था हमारा फर्स्ट सेल, वो डीएनए और आरएनए सिस्टम प्रोटोसेल में ही डेवलप हुआ था और वो बैक्टीरिया वायरस जैसा ही हमारा सेल दिखता था। उसमें बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती थी। वो एनारोबिक था क्योंकि तब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी एनवायरमेंट में। हीटोट्रॉफिक था और कीमो हीटोट्रॉफिक भी इसको बोला जा सकता है क्योंकि वो केमिकल एनर्जी यूज करता था। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आया यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट दिया एसले मिलर ने 1953 में। इन्होंने लैब में ही पूरा ऐसा आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट किया और हमें एक्सप्लेन किया बहुत ही अच्छी तरीके से कि ऑपरेन एंड हेल्डन ने जो बताया है वो करेक्ट है। तो देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्पेशल फ्लास्क लिए जो कि दो ग्लास के जो फ्लास्क थे उनको आपस में ऐसे कनेक्ट किया। ये देखिए इन्होंने बहुत ही सुंदर मॉडल जो है वो प्रेजेंट किया था। तो इन्होंने देखो, यहाँ पर एक चैम्बर में बॉइलिंग वाटर लिया है, लोअर चैम्बर में इसको उन्होंने ओशियन को रिप्रेजेंट किया है कि ओशियन ऐसे थे। वाटर वेपर जब ये गर्म होता था तो वाटर वेपर की फॉर्म में इवेपोरेट होता था। यहाँ पे वैक्यूम पंप लगा दिया क्योंकि ऑक्सीजन नहीं थी। एक और चैम्बर में इन्होंने बताया कि किस तरह से पूरे एटमॉस्फेयर में पूरा का पूरा लाइटनिंग होती रहती थी, वॉल्केनिक इरप्शन रहते थे जिसकी वजह से रिएक्शंस होती थी। फिर यहाँ पे कंडेंसर बताया, कंडेंसेशन, जिससे कि ये रिएक्शन से जो गैसेस है वो कंडेंस हो जाती थी और फिर वाटर की ड्रॉपलेट में यहाँ पे फॉर्म होके ये इस अगेन इस ओशन में मिल जाती। तो ये पूरा प्रोसेस हमें बताया है मिलर एंड यूरे ने एक्सपेरिमेंटल मॉडल के थ्रू। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस जो है वो हमें पता है कि क्या बोलती है कि जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल जैसे आरएनए, डीएनए, पॉलीसेकेराइड थे, ये 3 बिलियन ईयर्स पहले ही बन चुके हैं। ठीक है। उसके बाद जब पहली लाइफ जो फॉर्म हुई उसमें पहले सेल के अंदर ये तीनों चीजें मौजूद थी।
आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस में हमको पता है, अपने हेल्डन थ्योरी जो है वो बताती है कि नॉन लिविंग से ही लिविंग की तरफ हमारी लाइफ चली है। ठीक है। और लाइक बिगेट्स लाइक, इस फेनोमेनन पे उसने काम किया है, यानी कि जो पेरेंट्स थे उन्होंने अपने जीन ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर किए, और इसी तरह से एक जैसे हम, मतलब जो जीन से हमें प्राप्त होते चले गए हमारे पेरेंट्स। और कुछ जो प्रोटीन थे उन्होंने एंजाइम का रूप ले लिया, और वो एंजाइमेटिक रिएक्शन करने लगे, जिससे कि स्पीड जो है रेट ऑफ रिएक्शन की बढ़ने लग गई। 1980 में सिडनी ऑटमैन एंड थॉमस कैश ने इंडिपेंडेंटली बताया कि आरएनए जो है वो बायो, इंडिपेंडेंट मतलब इन्होंने अपनी लैब में, तो उन्होंने अपना अपना वर्क किया और प्रूव किया आरएनए बायो कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। यानी कि आरएनए जो है इसको हमने नाम दे दिया बायो, सॉरी, राइबोजाइम। आर्टमैन और कैश को इसके लिए नोबेल प्राइज मिला केमिस्ट्री में 1989 में। और ये जो डिस्कवरी थी, ये इसने आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। इस तरह से हमारी लाइफ जो है वो स्पेशली आरएनए से स्टार्ट हुई, ये हम लोगों को पता चल गया कि डीएनए आरएनए से आया है। सबसे पहले जो थ्योरी थी वो कार्ल वोज ने, फ्रांसिस क्रिक और लेस्ली ऑर्गन ने 1960 में बता दी थी, जो कि राइबोजाइम की डिस्कवरी से बहुत पहले ही डिस्कवरी हो चुकी थी आरएनए वर्ल्ड की। आरएनए जो है वो लिविंग बींग में एबंडेंटली मिलता है। वो इवॉल्व होता है किसके द्वारा? म्यूटेशन, रेप्लिकेशन और कैटालाइसिस करता है। और वो स्ट्रक्चरली डीएनए जैसा ही दिखता है, और डीएनए जो है वो आरएनए से ही इवॉल्व हुआ है। ये हम पढ़ ही चुके हैं। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की बात करेंगे तो जो इवोल्यूशन है, ई म्हणजे फ्रॉम, वॉल्व मतलब रोल, यानी कि धीरे धीरे नेचर अनफोल्ड होती गई, रोलिंग होती गई, और रोल होते 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 उसने सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाने शुरू, एक के बाद एक अलग अलग तरह से धीरे धीरे उसमें ऑर्डरली चेंजेस हुए। स्लो, ग्रेजुअल, कंटिन्यूअस और इरिवर्सिबल, यानी ह्यूमन अगर चाहे हम बैक्टीरिया बन जाए तो बन सकते हैं क्या? नहीं। जो चेंज हो गया वो हो गया, वो फाइनल था, इरिवर्सिबल था। आज के टाइम पे जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है लाइफ की वो डेवलप हुई, और फिर जो सिंपल प्री एग्जिस्टिंग फॉर्म से ही हम लोगों का इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। चार्ल्स डार्विन के अकॉर्डिंग हम लोगों को पता है डिसेंडेंट विद मॉडिफिकेशन, यानी कि हमारे अंदर जनरेशन आफ्टर जनरेशन चेंज होते गए, और हम अपनी प्रोजेनी को, जनरेशन को वो चेंजेस पास आउट करते चले। ओवर टाइम हम सब में चेंज आ गया, और हम आज जो है वो बन गए। नेचर ने सेलेक्ट किया, डीएनए में जो भी म्यूटेशन होते गए उनको नेचर सेलेक्ट करती गई, और हमारे अंदर चेंजेस आते गए। लेमार्क की थ्योरी आती है, जो कि बोलती, हम उसको बोलते हैं लेमार्किज्म। इन्होंने 1809 में पब्लिश किया था थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो लेमार्क की थ्योरी बोलती है कि हमने अपने कैरेक्टर्स को अक्वायर्ड किया है बाहर से। ठीक है, तो यानी कि पहली थ्योरी आती है यूज एंड डिसयूज, यानी जो ऑर्गन हमारे अंदर काम करते थे, हमारे काम आते थे, वो डेवलप हो गए, जो नहीं काम आते थे वो रिजेक्ट हो गए या रिड्यूस हो गए। फॉर एग्जाम्पल ये बताते हैं, जैसे एक लोहार है, वो बार बार में लोहा पीटता है, तो उसकी मसल्स बन गई। तो वही मसल्स वाला जीन, उनका कहना है कि वो अपनी प्रोजेनी में ट्रांसफर करते हैं, यानी लोहार का बेटा लोहार बनेगा, सुनार का बेटा सुनार बनेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा। बट ऐसा होता है क्या? नहीं होता। दैट्स वाई ये थ्योरी जो है बाद में रिजेक्ट कर दी गई। इससे पहले अपन सेकंड पॉइंटर पढ़ लेते हैं इस थ्योरी का, वो है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, यानी ओवर अ टाइम एनवायरमेंट जैसे जैसे चेंज हुआ, बिहेवियर पास होता गया ऑफस्प्रिंग में। और जिराफ जो है वो पहले नीचे घास फूस खाता था, तो उसकी गर्दन जो है वो छोटी थी, लेकिन जब घास फूस खत्म हो गई तो वो जो है खाने लगा ऊपर के पत्ते, और ऊपर के पत्ते खाने के लिए उसको गर्दन में स्ट्रेच करना पड़ा, इसीलिए उसकी गर्दन जो है वो लंबी अब हमें पाई जाने लगी। ठीक है। तो इस तरह की थ्योरी इन्होंने बोली कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। नेक्स्ट, ये देखिए, कॉम्प्लेक्सिटी और एंड प्रोग्रेस, यानी कि सिंपल से ही कॉम्प्लेक्स तक ऑर्गेनिज्म गए हैं, बैक्टीरिया इवॉल्व हुआ, और प्लांट और एनिमल का ऑरिजिन। अब मॉडर्न पर्सपेक्टिव की अगर हम बात करें तो लेमार्क की थ्योरी जो है वो इवोल्यूशन और एडेप्टेशन पे बेस्ड है। मॉडर्न थ्योरी बोलती है कि लेमार्क का आइडिया जो है वो एक हद तक ठीक है, लेकिन पूरा ठीक वो नहीं है। एपिजेनेटिक्स के सेंस में
जीन एक्सप्रेशन के सेंस में वो रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि जीन जो है वो एनवायरमेंट के बेस पर ही एक्सप्रेस होती है। अगस्त वीजमैन ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने जो है टेल काटते, उनका नाम था थ्योरी का थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म। उन्होंने क्या किया, चूहों पे रिसर्च की और हर जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो माउस की जो टेल है उसको कट करते थे और ये देखते थे कि वो नेक्स्ट जनरेशन में बिना टेल का चूहा होता है क्या। तो बहुत सारी सेवरल जनरेशन उन्होंने ये प्रैक्टिस की, लेकिन फिर भी चूहे के जो भी कटे हुए पूंछ के चूहे से जो चूहे प्रोड्यूस हुए उन सब में फुल लेंथ की टेल पाई गई, जिससे इन्होंने बताया कि लेमार्क की आइडिया गलत है। कुछ और ऐसी चीज है जो कि ट्रांसफर होती है, और उन्होंने बताया फिर सोमेटिक और जर्म सेल के बारे में। इन सोमेटिक सेल में कुछ भी हम काट पाट या म्यूटेशन कुछ भी मॉडिफिकेशन करेंगे वो पास नहीं होगा। ओनली हम अगर जर्म सेल्स में कुछ भी छेड़छाड़ी करते हैं, म्यूटेशन करते हैं, तभी वो पास ऑन होगा जनरेशन में। तो ये थ्योरी बता दी थी हमें अगस्त वीजमैन ने। ठीक है, नेक्स्ट जो है अ, इनकी जो थ्योरी जर्म सेल और सोमेटिक सेल पे बेस्ड है। ठीक है, उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट थ्योरी आई वो आई मॉडर्न बायोलॉजी, जिसमें फाउंडेशन किसने किया जेनेटिक्स का, वीजमैन ने। मॉडर्न सिंथेसिस की थ्योरी है वो बोलती है, वो मानती है डार्विन को। यानी डार्विन कहते हैं नेचर ने सिलेक्ट किया, मेंडेलियन जेनेटिक्स के साथ उन्होंने मिक्स किया है कि भाई ठीक है, मान लिया म्यूटेशन हुआ है, जीन रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन जब तक नेचर अप्रूवल नहीं देगी कोई अंदर नहीं आ सकता। यानी नेचर जो है जब तक अप्रूवल नहीं देगी तब तक वो लाइफ नहीं बन सकती। नेचर ने सिलेक्ट किया तभी वो लाइफ का ओरिजिन। डार्विन की थ्योरीज के की पॉइंट देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, यानी लेमार्क जो थे उन्होंने बताया कि ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑफस्प्रिंग में अपने जो कैरेक्टर्स हैं वो पास करते हैं, ट्रेट्स पास करते हैं। डार्विन बोलते हैं नेचर जब तक सिलेक्ट नहीं करेगी तब तक सरवाइव नहीं कर सकते, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो वही पास कैसे करेंगे। नेक्स्ट हो गया अल्फ्रेड वेलेस। अल्फ्रेड वेलेस जो थे वो नेचुरलिस्टिक थे, नेचर को मानने वाले थे। उन्होंने अपना काम किया मलाय आर्चिपेलागो जो एक आइलैंड था, इस पे क्वेश्चन आ जाता है, याद रखना। ठीक है, इसी सेम टाइम पे जियोलॉजिकल टाइम हिस्ट्री जब हम लोग स्टडी करते हैं तो सेम अल्फ्रेड वेलेस ने जो काम किया वही चार्ल्स डार्विन ने भी इंडिपेंडेंटली अपनी अपनी दुनिया में अलग अलग काम किया। ठीक है, तो दोनों की थ्योरी सेम थी, नेचर सिलेक्शन पे ही बेस्ड थी। नेचर सिलेक्शन का कंसेप्ट ये था, वेलेस बोलते हैं कि नेचर सेलेक्ट करती है तभी इवोल्यूशन होता है। ऑर्गेनिज्म जो है वो सरवाइव कर गए, रिप्रोड्यूस कर गए तो अपने जीन्स, अगर क्वालिटी वाले जीन है तो नेक्स्ट जनरेशन में पास कर देंगे। अगर कितनी भी अच्छी क्वालिटी के जीन हो, अगर सरवाइव नहीं करते हैं, रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, तो वो जीन पास नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल बीटल की जो पॉपुलेशन है वो कैमोफ्लेज करती है, यानी कि वो अपने आप को बैकग्राउंड के कलर में कन्वर्ट कर देती है और वो उसके लिए वो अपने आप को बचाती है प्रीडेटर से। वेरिएशन, सेकंड पॉइंट, वेरिएशन में इन्होंने बताया कि पॉपुलेशन में वेरिएशन भी आता है। क्यों? क्योंकि अगर वेरिएशन नहीं आएगा तो डाइवर्सिटी नहीं होगी, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी बर्ड है, वो अगर एक पेड़ पे बहुत सारी बर्ड्स रहती है, कैसे रह पा रही है? देखो, जॉइंट फैमिली में अगर हमें रहना है तो कैसे रहना होगा, तू तेरे काम से काम रख, मैं मेरे काम से काम रखूं। अगर आपस में एक दूसरे की नाक घुसेड़ेंगे, लड़ाई झगड़े होंगे और फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इसी तरह से बर्ड्स भी क्या करती हैं, एक पेड़ पे जो बर्ड्स रहती हैं जो एज ए जॉइंट फैमिली मानो, वो अपना फीडिंग हैबिट चेंज कर लेती है, अपनी आदतें अपने हिसाब से चलाती हैं और वो उसके बीच में नहीं बोलती, ये इसके बीच में नहीं बोलती। ठीक है, तभी वो एक साथ मिलजुल के एकजुट होकर पेड़ पर रह सकती है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नेक्स्ट पॉइंट था, जिसमें इन्होंने बताया जो ज्यादा सर्वाइव करेगा एंड रिप्रोड्यूस करेगा वही फिट होगा, क्योंकि वही जो है अपनी अच्छे वाले जीन नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट कर रहा है। वेलेस एंड
डार्विन के बीच थ्योरीज के बीच में सिमिलरिटी और डिफरेंसेस थे। तो वैलेस ने बताया, दोनों ही बोल रहे हैं कि भाई नेचुरल सिलेक्शन इंडिपेंडेंटली दोनों ने बताया। एंड जीन्स का इम्पोर्टेंस बताया, इवोल्यूशन के लिए क्या इम्पोर्टेंस है। और वेलेस जो है उन्होंने बायो जियोग्राफी पे ज्यादा फोकस किया है। ठीक है। और इसी वजह से उनका बहुत जो काम था, अलग अलग डिफरेंट स्पीशीज पे उन्होंने वर्क करके कंक्लूजन्स क्रिएट किए। सिग्निफिकेंट और इम्पैक्ट क्या थे दोनों का ही इवोल्यूशनरी थ्योरी में अच्छा कंट्रीब्यूशन और एक रहा है नेचुरल सिलेक्शन को लेकर। एंड इन्होंने फिर साथ में ही ज्वाइंट प्रेजेंटेशन दिया लिनियन सोसाइटी ऑफ लंदन में 1858 में। दोनों ने ही, अब लिगेसी किसको मिलनी थी, तो देखो ऐसा माना जाता है कि वेलेस ने पहले ही डिस्कवर कर दिया था। और डार्विन जो थे उन्होंने, इन्होंने डार्विन को लेटर लिख के अपनी सारी स्टडी बता दी। तो डार्विन जो थे उनको लालच आ गया, उन्होंने इनका नाम हटा के अपना नाम लगा दिया। जब ये बात उजागर हुई तो लोगों ने फिर क्रेडिट या लेगेसी किसको दी, वेलेस को, क्योंकि रियल वर्क किसने किया था, वेलेस ने। क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे डार्विन की थ्योरी के बारे में। एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, कहीं जाना मत, बस थोड़ी देर के लिए आ जाओ जाके। तो अब बात करेंगे हम डार्विन थ्योरी की। डार्विन की थ्योरी को हम डार्विनिज्म के नाम से भी जानते हैं। और जो डार्विन थे उन्होंने ये बताया कि जो अलग अलग वैरायटी ऑफ डिग्रीज पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, यानी कि उन्होंने ये बताया कि मिलियन ईयर्स एगो जो लाइफ हमारी बिगिन हुई थी, उस लाइफ को कंटिन्यू करते हुए बहुत सारी वेराइटीज ऑफ स्पीशीज जो हैं वो उन्होंने अपने अपने अंदर चेंज लाए, नेचर ने उनको सेलेक्ट किया एंड देन इवोल्यूशन का प्रोसेस कंटिन्यू हुआ। अब हम लोग बात करते हैं कि डार्विन ने और क्या क्या बातें करी। तो डार्विन ने बताया कि धीरे धीरे क्या हुआ कि लाइफ जो है बहुत सारी फॉर्म्स बनी, उसमें कुछ एक्सटिंक्ट हो गई, कुछ ने धीरे धीरे इवोल्यूशन कर लिया, कुछ ने वेरिएशन क्रिएट कर दिया। और जब जो क्लाइमेट, फूड और फिजिकल फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए जो कमी के कारण भी जो सरवाइव कर पाए, उन्होंने दूसरों से वो आगे बढ़ गए और उसके बाद वो नेचर ने उन्हें सेलेक्ट कर लिया और वो सरवाइव कर पाए। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में उन्होंने ये बताया है, जो भी इंसान रिप्रोडक्टिवली फिट है वही सच में उन्होंने फिट माना है, और उसी को जो जितनी ज्यादा प्रोजनी दे सकता है अर्थ को, वही सबसे ज्यादा फिट डार्विन की नजर में माना गया है। और जो ज्यादा सरवाइव करेगा नेचर उसे सेलेक्ट करेगी, तो उसको भी उन्होंने क्या बोला है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का नाम दिया है। अब हम लोग बात करते हैं, क्योंकि देखो जो सरवाइव कर पाएगा वही जो है चेंज ला सकता है। नेक्स्ट आता है, तो चेंज आएगा तो इवोल्यूशन होगा। 5 पोस्टुलेट्स जो डार्विन ने दी थी वो, यानी कि ओवर प्रोडक्शन, तो वो बोलते हैं कि नेचर में एक प्रो डी जेलिटी का जो फंक्शन है वो होता है। यानी कि एक सालमन फिश जो है वो 20 लाख एग्स देती है, क्यों, सिंगल सीजन में, ताकि उसमें से बहुत सारे जब स्कैरसिटी की वजह से मर जाए तो कुछ तो उसमें बचे, तो उसकी लाइफ कंटिन्यू रह पाए। एलिफेंट जो है वो 1 करोड़ 90 लाख जो है एलिफेंट्स प्रोड्यूस करता है इन 750 ईयर्स में। ठीक है। तो साइज साइज जो है स्पीशीज का वो फ्लक्चुएट होता रहता है, यानी मान लो कहीं पे बाढ़ आ गई, कहीं पे अकाल पड़ गया, तो वो इसलिए ओवर प्रोडक्शन किया जाता है ताकि अपने कुछ ऑफस्प्रिंग को वो जिंदा बचा सके। कुछ भी अगर बच गए तो वो अपनी लाइफ को, उनकी स्पीशीज को, कैरेक्टर्स को आगे बढ़ा सकते हैं। स्ट्रगल ऑफ फॉर एग्जिस्टेंस का मतलब है कि जो लिमिटेड सप्लाई ऑफ फूड में, एडवर्स कंडीशन में, जैसे ड्रॉट फ्लड में भी मेंटेन रख पाता है, जी पाता है, उसी को उन्होंने बोला है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। यानी सभी को स्ट्रगल करना पड़ता है स्पेस के लिए, मेटिंग के लिए, मेटिंग मतलब पार्टनर के लिए, और एनिमीज जो हैं उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। डियर, रैबिट, गॉट, टाइगर, लायन से बचाते हैं अपने आप को। अब इसमें भी देखो स्ट्रगल करना पड़ता है इन दोनों में, लड़ाई उड़ी खाने के लिए। तो जो जीत जाएगा, जो बच जाएगा, वही क्या है, फिट है। और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का फॉर्मूला यही कहता है।
एक छोटा सा पौधा है, उसको भी कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है मिट्टी से बाहर ग्रो करने के लिए। तो आप लोग और हम लोग सोचते हैं कि हमारी लाइफ में स्ट्रगल है, ऐसा नहीं है। प्लांट से लेकर एनिमल्स तक सभी की लाइफ में स्ट्रगल है। और जो स्ट्रगल में एग्जिस्ट कर पाता है वही रियल में फिट होता है। ऑर्गेनिक वेरिएशन। ऑर्गेनिक वेरिएशन में बोला गया है कि मॉर्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली, न्यूट्रिशन और हैबिट और बिहेवियर पैटर्न चेंज करके हम अपने आप में वेरिएशन लाते हैं। वेरिएशन जो है वो इवोल्यूशन का रॉ मटेरियल है, यानी वेरिएशन आता है तभी इवोल्यूशन होता है। किसी ने फूड हैबिट चेंज कर ली, अलग स्पीशीज बन गई। किसी ने मॉर्फोलॉजी चेंज कर ली, ये देखो ये इस तरह के अलग अलग कीड़े मकोड़े नजर आ रहे हैं। इन्होंने अपनी हैबिट में, नेचर में, न्यूट्रिशन में, फिजियोलॉजी में चेंज ला के अपने आप को जिंदा रखा। मॉर्फोलॉजी स्पेस स्ट्रक्चर की स्टडी होती है। फिजियोलॉजी जो होता है वो फंक्शन की स्टडी होता है। नेचुरल सिलेक्शन का जो थ्योरी है वो बोलता है कि जब भी कोई वेरिएशन होता है और एनवायरनमेंट दो काम करती है, या तो वो उसको सिलेक्ट करती है या तो उसको रिजेक्ट कर देती है। रिजेक्ट कर दी मतलब वो चला गया, और सिलेक्ट कर लिया दैट मीन्स वो अपनी प्रोजेनी में आगे जो है वो उसको जीन को पहुंचा देगा। एच स्पेंसर नाम के साइंटिस्ट है, उन्होंने भी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का मतलब अपनी सहमति दी थी। अब नेक्स्ट आता है ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज, मतलब स्पेशिएशन। स्पेशिएशन की थ्योरी बोलती है फेवरेबल कंडीशन में तो हर कोई अपने जनरेशन को में जो है जीन ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन जो भी बेटर अडेप्ट कर पाएगा एनवायरमेंट में वही अपनी जनरेशन को अच्छे जीन दे पाएगा। ठीक है, धीरे धीरे जो है नए नए मॉडिफिकेशन होते जाते हैं और नई स्पीशीज का फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है डार्विन, तो इस तरह से डार्विन ने अपनी थ्योरी दी। और अब हम आगे की बात करेंगे। एविडेंसेस क्या थे डार्विन की थ्योरीज की? तो एविडेंसेस जो थे वो लॉन्ग नेक का जिराफ, उन्होंने ये बताया कि जिराफ जो है वो लॉन्ग नेक का कैसे पाया जाने लगा, पहले शॉर्ट नेक का होता था। क्योंकि जब जैसे ही उसने कोशिश की उसकी जीन्स में चेंज आए बीफ को खाने के लिए, ठीक है, तो वो जो बेटर वाले, क्योंकि वो जिंदा रह पाए, जो खा पाए, जो लंबी गर्दन वाले थे वो जब पत्तियों को खा पाए तो वो जिंदा रह गए, और जो छोटी गर्दन वाले थे वहां तक नहीं पहुंच पाए, तो इसलिए उनके जीन ट्रांसफर नहीं हो पाए। धीरे धीरे पॉपुलेशन से इलिमिनेट हो गए, और उसके बाद आज की तारीख में हमें जिराफ लंबी गर्दन वाले मिलते हैं। ब्लैक कलर पेपर मोथ पे उन्होंने बताया न्यू स्पीशीज जैसे ये ऐसी थी। पहले क्या था, जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं था तो व्हाइट कलर की जो मोथ है वो बच जाती थी, क्योंकि जो बैकग्राउंड होता था ट्री का वो वाइट होता था, उसमें वो छुप जाती थी, प्रेडेटर उसे पहचान नहीं पाता था, ये मर जाती थी। बाद में जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, धुआं जमने लगा, कार्बन जम गया, तो ये वाली दिखाई देने लगी, व्हाइट वाली, इसको जो है बर्ड खा जाती थी, और ये वाली जो है वो बचने लगी। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी कि एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से भी नेचर सेलेक्ट करती है। डीडीटी की प्रेजेंस में उन्होंने बताया, पहले डीडीटी छिड़कने से मॉस्किटो मर जाते थे। अब उन्होंने अपने अंदर ऐसा जीन डेवलप कर लिया कि वो मरते नहीं, वो रेजिस्टेंट हो चुके हैं। इसलिए बोलते हैं ज्यादा एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो हमारे जो बॉडी के बैक्टीरिया वो रेजिस्ट हो जाते हैं, और फिर वो हमें बीमारियां, मतलब फिर दवाई का असर नहीं होता। नेक्स्ट ड्रॉबैक क्या थे और ऑब्जेक्शंस क्या क्या थे? एनवायरमेंटल हेरिडिटी वेरिएशन के बारे में डिफरेंस नहीं बता पाए। सोमेटिक जनरेशन जर्मिनल वेरिएशन के बारे में बता नहीं पाए। अराइवल कैसे हुआ फिट जीन का नहीं बता पाए। और ओरिजिन ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन और वेस्टिजियल ओरिजिन के बारे में भी वो नहीं बता पाए। तो ये उनकी थी ड्रॉबैक्स, इन चीजों को नहीं बता पाए हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि एक्सटिंक्शन कैसे हुआ स्पीशीज का, और नेचुरल सिलेक्शन के थ्योरी के अकॉर्डिंग जो न्यू स्पीशीज बनती है धीरे धीरे, तो उसमें कुछ इंटरमीडिएट फॉर्म्स भी आती है उनके बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की। हाइब्रिड्स के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की। फिर नेक्स्ट थ्योरी आई हमारी म्यूटेशन की थ्योरी, जो दी थी ह्यूगो de Vries ने। ठीक है, इन्होंने मेंडल के वर्क को रिडिस्कवरी दी 1900 में, और 1901 में इन्होंने थ्योरी दी। इनो थीरा लेमार्कियाना पे किया था। इनके ऑब्जर्वेशन क्या थे कि सडन या स्पॉन्टेनियस जो वेरिएशन आता है
वो कैसे आता है? वो बिकॉज ऑफ म्यूटेशन के आता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, कभी भी हो सकता है। और वेरिएंट ऐसे ही नॉर्मल से अचानक प्लांट्स में वेरिएशन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, ये हेरिटेबल होते हैं चेंज, यानी कि म्यूटेशन हो गया तो वो नेक्स्ट जनरेशन में पास हो जाए। जीन पूल के बारे में एक नोट हमारे सामने आ रहा है। जीन पूल की डेफिनेशन पहली तो ये कि सभी जीन जो एक एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन में होती है वो जीन पूल कहलाता है, या फिर जितने भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर स्पीशीज की है, जैसे फिंचेस की या जिराफ की या हॉर्स की, तो उसको ही हम बोलेंगे जीन पूल। म्यूटेशन थ्योरी के सैलिएंट फीचर्स हमारे सामने आ रहे हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। म्यूटेशन जो है वो रॉ मटेरियल की तरह एक्ट करता है इवोल्यूशन में, मेन पार्ट है, हेरिटेबल है, लार्ज और अचानक से होता है, फ्लक्चुएशन चेंज कर देता है, पूरे की पूरी स्टोरी चेंज कर देता है, किसी डायरेक्शन में हो सकता है, किसी भी जीन में हो सकता है, यूजफुल हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। हार्मफुल है तो एलिमिनेट कर देगा स्पीशीज को, यूजफुल है तो नेचर सेलेक्ट कर लेगी। और इस तरह से अगेन एंड अगेन सिलेक्शन के द्वारा नेचर सेलेक्ट करती है, तो म्यूटेशन से हमारे अंदर वेरिएशन। ह्यूगोडिवरिस के भी ऑब्जेक्शंस लोगों ने क्रिएट किए कि लार्ज और डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन जो ह्यूगोडिवरिस को मिला वो एक्चुअली क्रोमोसोमल एब्रेशन की वजह से था, जबकि म्यूटेशन जो है वो बहुत छोटा सा चेंज करता है, इसलिए उससे ज्यादा लार्ज चेंज नहीं है। म्यूटेशन की रेट बहुत कम होती है, इसलिए इवोल्यूशन के लिए वो इतना जल्दी वर्क नहीं कर सकता। क्रोमोसोमल एब्रेशन जो है वो जरूर इवोल्यूशन में काम कर सकता है और वो अनस्टेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ये जो थ्योरी थी, ये एक बुक थी डॉब्जेंस्की की, जेनेटिक्स एंड ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज, 1937 में उन्होंने लिखी। तो इसमें कौन कौन साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे? जूलियन हक्सले, अर्नेस्ट मेयर, आर ए फिशर, जेवियस हेल्डन, सिबिल ब्राइट, जी एल स्टेबिन। जी एल स्टेबिन ने भी एक बुक लिखी थी, प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, देख लेना इसको। मेन पोस्टुलेट पांच तरह की थी। जीन म्यूटेशन की वजह से होगा इवोल्यूशन, क्रोमोसोम या स्ट्रक्चर या नंबर चेंज होने से, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से, नेचुरल सिलेक्शन से, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन से, जैसे कोई किसी का कहीं जाके जगह को छोड़ के कहीं और चला गया, हाइब्रिडाइजेशन, अलग अलग स्पीशीज के बीच में हमने क्रॉस करवा दिया। ठीक है, तो इस तरह से, या फिर चांसेस जो है वो स्मॉल पॉपुलेशन में इन सब चीजों को के ज्यादा देखने मिलते हैं। ए बी सी पॉइंट जो हमारा है, जीन म्यूटेशन, चेंज इन क्रोमोसोम नंबर एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ये जेनेटिक वेरिएबिलिटी के बारे में बताते हैं। और नेचर जो सिलेक्ट करती है वो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के बेसिस पे करती है। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल बताती हूँ आपको कि क्रोमोसोम ह्यूमन में है 46, चिम गोरिल्ला और एंगटन में 48। चिंपैंजी का क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर हमारे से 98.80% सिमिलर है, फिर भी देखो कितना लार्ज चेंज हमारे अंदर देखने को मिलता है। सभी जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत ज्यादा वेरिएशंस क्रिएट कर सकते हैं, इधर उधर माइग्रेट करके, इमिग्रेशन के थ्रू, कुछ रिमूव हो जाते हैं डेथ वगैरह के थ्रू। और जो जीन पूल में अलग अलग, जैसे कोई आ गया ऐड हो गया कहीं से, तो इस पॉपुलेशन में नया मेंबर ऐड हो जाएगा। एंड इस तरह से जो है जीन का एक्सचेंज हो सकता है, प्लस ने माइनस के साथ मैटिंग की, और उनके अंदर जीन एक्सचेंज रिकॉम्बिनेशन से आ सकता है। इवोल्यूशन अलग अलग डायरेक्शन में हो सकता है, और अलग अलग तरह से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेशन में जाकर भी स्पीशीज अपनी नए वेरिएशन क्रिएट कर सकते हैं। जेनेटिक वेरिएशन के रीजन क्या है? जीन में अगर चेंज आता है तो रीजन हो सकता है म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन, जीन फ्लो। जीन फ्लो का मतलब कि श्रीलंका की पॉपुलेशन, इंडिया, श्रीलंका नहीं है कुछ और लेते हैं, जापान ले लो। जापान से अगर कुछ लोग इंडिया में आए, यहाँ पर उन्होंने मैरिज वगैरह की, मेटिंग किया और पॉपुलेशन इंक्रीज की,
तो अब आपको इंडियंस के साथ साथ जापानीज भी यहाँ पे मिलने लगेंगे। तो इसी तरह से जो है वेराइटीज क्रिएट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट की। जेनेटिक ड्रिफ्ट में देखिए डायग्राम से समझते हैं हम। पहले हमें देखो सबकी पॉपुलेशन बराबर थी। दूसरी जनरेशन में येलो की बढ़ गई, रेड की थोड़ी कम हो गई, इसकी सेम रही। तीसरी जनरेशन में थोड़ी रेड की दोबारा बढ़ी, इसकी थोड़ी कम हो गई और इसकी उतनी ही रही। नेक्स्ट फोर्थ जनरेशन में रेड वाली और कम हो गई, ब्लू वाली ने वापस स्टेबिलिटी ले ली, बढ़ा ली, और इसने येलो ने बढ़ा ली। नेक्स्ट में क्या हुआ, फिफ्थ में रेड गायब ही हो गई। अब पॉपुलेशन में हमें सिर्फ येलो और ब्लू कलर की जनरेशन दिखती है। तो इस तरह से क्या हुआ, एकदम से जब चेंज आया तो एक पॉपुलेशन एलिमिनेट हो गई, इसको हमने बोला जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्रोमोसोमल एबरेशन का मतलब होता है, किससे आ सकता है, ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, डिलीशन, इंसर्शन, ट्रांसलोकेशन। जीन डबल हो गया, जीन इन्वर्ट हो गया, उल्टा हो गया, डिलीशन यानी डिलीट हो गया यहाँ से, इंसर्शन यानी इसके बीच में जाके ऐड हो गया, ट्रांसलोकेशन यानी दोनों ने एक्सचेंज कर लिया। तो इस तरह से अब नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे। डार्विन के अकॉर्डिंग जो नेचुरल सिलेक्शन है वो इवोल्यूशन के पीछे का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, और जेनेटिक वेरिएशन जो है उसी की वजह से पॉपुलेशन में अलग अलग तरह की स्पीशीज मिलती हैं, जो रिप्रोडक्टिवली फिट होता है वो नई स्पीशीज को इवॉल्व कर देता है। जीन फ्रीक्वेंसी क्या कहती है, वेरी गुड, इस पे क्वेश्चन आते हैं तो ये फॉर्मूला भी आ सकता है, GF, जीन फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ गिवन एलील अपॉन टोटल एलील इन द पॉपुलेशन। क्लियर है। सिलेक्शन जो है वो हार्मफुल म्यूटेशन के अगेंस्ट, अगर देखो हार्मफुल म्यूटेशन को जहां तक नेचर सिलेक्ट नहीं करती, इसीलिए वो पॉपुलेशन से एलिमिनेट हो जाती है। ठीक है, तो ज्यादातर देखा जाता है कि रेसेसिव कैरेक्टर्स में ही म्यूटेशन मिलते हैं, और इस वजह से डिजीज के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। एक एग्जांपल लेंगे, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, देखो जो मैंने आप लोगों को बताया था वही है इसमें। लाइक जो व्हाइट वाली हमने मौत देखी थी इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले, और एक ब्लैक, तो जो व्हाइट वाली थी वो पहले ज्यादा मिलती थी, ब्लैक वाली तब कम थी। इंडस्ट्रीज जब आई तो उसका धुआं जमने लगा, तो जमने लगा तो ये ब्लैक वाली तो उसके बीच में छुप गई, फिर बाद में व्हाइट वाली दिखने लगी और उसकी संख्या कम हो गई। ठीक है, और ब्लैक वाली छुपने लग गई तो उसकी संख्या बढ़ने लगी। नेक्स्ट आता है आइसोलेशन। आइसोलेशन के टाइप्स हम लोग देखें, आइसोलेशन मतलब सेपरेशन, उनको अलग अलग करना। पहला टाइप आता है जियोग्राफिक आइसोलेशन, यानी हमने क्या किया, मान लो इसको फिजिकल आइसोलेशन भी कहते हैं, बैरियर के नाम से भी आ सकता है, ज्योग्राफिकल बैरियर या फिजिकल बैरियर। देखो क्या हुआ, ये पहले एक ही हिस्सा था, बीच में मान लो कुछ कैटेस्ट्रोफिक कुछ ऐसी एक्टिविटी मान लो हो गई कि लाइक जमीन फट गई, बीच में से नदी बह गई, तो आधे लोग इधर भाग गए, आधे इधर भाग गए, ब्राउन वाले इधर गए, लाइट ब्राउन इधर गए। तो इस तरह से क्या हुआ, अलग अलग स्पीशीज अलग अलग, ये दो आइलैंड बन गए, लैंड बन गया, और बीच में माउंटेन आ सकता है, वैलीज आ सकती हैं, रिवर, ग्लेशियर, डेंस फॉरेस्ट आ सकता है, वाटर बॉडीज आ सकती है, इसकी वजह से स्पीशीज अलग अलग जगह जा सकती है। डार्विन की जो फिंचेस थी, वो डार्विन की फिंचेस गैलापागोस आइलैंड में उन्होंने ऑब्जर्व की थी। वो साइज, कलर, बीक और फूड हैबिट के आधार पे वेराइटीज में बिकी थी। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है जीन पूल में, और स्ट्रक्चर जेनाइटल ऑर्गन का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से वो इंटरब्रीड नहीं कर पाते। ठीक है, तो दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे, दो तरह के रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होते हैं, प्री मैटिंग और प्री जाइगोटिक, एंड पोस्ट मैटिंग और पोस्ट जाइगोटिक, यानी जब जाइगोट या मेटिंग हुई उसके पहले की कंडीशंस ने बैरियर क्रिएट कर दिया ताकि वो हो ना पाए।
फर्टिलाइजेशन को रोकेगा, जाइगोट को नहीं बनने देगा। हैबिटेट आइसोलेशन, इसमें देखो क्या होता है, एक पॉपुलेशन एक जगह पर है और दूसरा दूसरी जगह, तो दोनों मिलेंगे ही नहीं, तो एक्सचेंज ऑफ जीन नहीं होगा। सीजनल या टेम्पोरल में मान लो एक का ब्रीडिंग सीजन विंटर का है, दूसरा समर का है, तो वो ब्रीडिंग सीजन में ही ब्रीड करेंगे, इस तरह से मिलेंगे नहीं, तो इंटरब्रीड नहीं कर सकते। इथोलॉजिकल आइसोलेशन में मान लो ये एक स्पीशीज है फ्रॉग की, ये ब्रीडिंग सीजन में सॉन्ग गाता है जो कि इसी की स्पीशीज को अच्छा लगेगा, दूसरी को गुस्सा आएगा, तो जिसे अच्छा लगेगा वही उसके साथ में ब्रीडिंग का प्रोसेस करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, और दूसरा जिसको पसंद नहीं आ रहा है वो उसको मार के भगा देगा। ठीक है। मैकेनिकल आइसोलेशन का मतलब है कि दोनों के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगा, स्ट्रक्चर में अगर चेंज आ गया दो स्पीशीज की तो वो दोनों मैटिंग नहीं करेंगे। पोस्ट मैटिंग यानी कि जाइगोट बनने के बाद या मैटिंग के बाद क्या क्या बैरियर्स आ सकते हैं। तो देखो, गैमेट मोर्टेलिटी, यानी मान लो कि मैटिंग हो भी गई और गैमेट्स जो हैं वो लाइक वहां तक पहुंच गए, मेल गैमेट जो है वो फीमेल गैमेट्स तक पहुंच गए, लेकिन उसने कुछ ऐसा सिक्रेशन किया एग ने कि जिसकी वजह से जो स्पर्म का जो स्ट्रक्चर था वो चेंज हो गया, या वो उसको फ्यूज नहीं कर पाया, तो वहीं पे गैमेट जो है वो मर जाएंगे, स्पर्म की डेथ हो जाएगी और वो फ्यूजन नहीं कर पाए। जाइगोट मोर्टेलिटी में मान लो फ्यूजन हो गया और जाइगोट बन भी गया, पर वो जाइगोट ऐसा बनेगा कि वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, डेवलपमेंट नहीं कर। ठीक है। एग्जाम्पल शिप और गोट, उनके बीच में हम मैटिंग कराएंगे तो ऐसा हो सकता है। हाइब्रिड स्टेरिलिटी में आता है कि मान लो जाइगोट ने ग्रो भी कर लिया, ठीक है, जैसे कि हॉर्स और डोंकी, लेकिन जो ऑफस्प्रिंग बेचारों की बनी है वो स्टेराइल है, यानी वो खुद से रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती। दोबारा अगर आपको म्यूल चाहिए, इसको म्यूल बोलते हैं, तो आपको दोबारा डोंकी और हॉर्स को जो है रिप्रोडक्शन करवाना पड़ेगा, वरना ये अपनी स्पीशीज म्यूल क्रिएट नहीं कर सकते। मैकेनिज्म इवोल्यूशन का जो है म्यूटेशन पे बेस्ड होता है, हमें पता है। ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट, हाँ इस पे क्वेश्चन आता है, इवोल्यूशन की स्मॉलेस्ट यूनिट पॉपुलेशन को कहा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। म्यूटेशन, जीन रिकॉम्बिनेशन, जीन फ्लो और जेनेटिक फ्लो। म्यूटेशन हमें पता है सडन हेरिटेबल चेंज होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हमें पता है क्रॉसिंग ओवर की वजह से आता है, एंड जीन फ्लो हमें पता है माइग्रेशन की वजह से, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, इमी मतलब इन, एमी मतलब आउट, उसकी वजह से आता है। और देखो किसी किसी केस में हम लोगों ने क्या किया है, मान लो इंटरब्रीड हमने करा भी दी, यानी कि मेल लॉयन अगर हमने लिया, फीमेल ले ली हमने टाइगर, टिग्रिस, तो क्या बनेगा, वो बन जाएगा लाइगर, जो भी स्पीशीज बनेगी उसका नाम लाइगर दे देंगे। और अगर हमने मेल ले लिया टाइगर एंड फीमेल ले लिया लॉयन, तो बन जाएगा टाइगोन। तो मेल जो है उसको उसका नाम पहले जोड़ेंगे, फीमेल का बाद में जोड़ेंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में। हमें पता है जेनेटिक ड्रिफ्ट फ्रिक्वेंसी चेंज करता है, रैंडम होता है। सिविल राइट ने इसको दिया था, सिविल राइट इफेक्ट भी इसे बोला गया है, डायरेक्शन लेस है, हम देख ही चुके हैं फाउंडर इफेक्ट और ये सब। इसमें देखो क्या होता है, स्पीशीज जो है एक जगह से माइग्रेट करके इधर चली गई, ये दो स्पीशीज अलग अपनी जो दुनिया बना ली, इसने अलग बना ली। अब होता क्या है, मान लो ओरिजिनल पॉपुलेशन में क्या हुआ कि कोई कैटास्ट्रोफिक एक्टिविटी ऐसी हो गई कि जिसकी वजह से येलो वाली जो है वो सरवाइव नहीं कर पाई। ठीक है, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगी, और रेड वाली जो कि कम थी वो उसने रिप्रोडक्शन कर लिया, उसको सब चीजें मिल गई, फेवरेबल कंडीशन हो गई, तो वो अपना प्रोजेनी बढ़ा देगा। अब देखो नई पॉपुलेशन में और पुरानी पॉपुलेशन में कितना डिफरेंस है, पहले येलो ज्यादा थी, अब रेड। नेचुरल सिलेक्शन हम पढ़ चुके हैं, नेचर सेलेक्ट करती है जीन को, वो ट्रांसफर होते हैं। इनके ग्राफ देख लेते हैं बच्चों। ग्राफ में आपको दिख रहा है डायरेक्शनल सिलेक्शन। डायरेक्शनल का मतलब होता है कि कोई भी प्योर वैरायटी जो है वो सिलेक्ट होगी, या तो टॉलनेस का जीन सिलेक्ट होगा या तो डॉफ का, तो पॉपुलेशन में ओनली टॉल ही टॉल मिलेगी, जैसे ये
टॉल, सॉरी लेंथ, लॉन्ग लेंथ वाली लिजार्ड में। स्टेबलाइजिंग में हम मीडियोकर को सिलेक्ट करते हैं, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि मीडियम टेल वाला टाइगर बच जाए। डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन में नेचर किसको सिलेक्ट करती है, या तो सारे शॉर्ट शॉर्ट होंगे या मतलब दोनों को करेंगे, शॉर्ट शॉर्ट वालों को भी लॉन्ग लॉन्ग वालों को, इंटरमीडिएट को नहीं करेगी। उसी को बोलेंगे डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन। डायरेक्शन एक डायरेक्शन में चली गई, स्टेबलाइजिंग दोनों मिडिल में, यानी कि इंटरमीडिएट। डिस्ट्रप्टिव इंटरमीडिएट को हटा दिया, दोनों मिलेंगे, डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों मिलेंगे। क्लियर है? हाँ, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन का मतलब होता है बैलेंसिंग सिलेक्शन। ठीक है, तो ठीक है, ये स्टेबलाइजिंग इस ये वाला ग्राफ होता है इसका। डायरेक्शन में ज्यादातर कौन सा होगा, कैपिटल कैपिटल वाला होगा। डिस्ट्रप्टिव में कैपिटल और कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों ही। सिलेक्शन का प्रोसेस जो होता है वो कैसा होता है, तो एक से ज्यादा स्पीशीज जो है वो एक एग्जिस्टिंग स्पीशीज से बनती हैं। एक जो स्पीशीज है वो क्या बोले जाते हैं, ग्रुप ऑफ बीइंग। और पॉपुलेशन का जो ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं एक डीन, यानी ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन नोन एज डीन एंड ग्रुप ऑफ बीइंग इज नोन एज स्पीशीज। और टोटल जो ये सब चीजों का मिक्सिंग है उसको हमने बोल दिया जीन पूल। अब स्पेसिएशन को कौन इफेक्ट करता है, म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, पॉलीप्लॉइडी एंड आइसोलेशन, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। आइसोलेशन में हम थोड़ा सा और एक अलग अलग टर्म्स देखेंगे, जैसे एलोपैट्रिक। एलोपैट्रिक मतलब वही ज्योग्राफिकल आइसोलेशन को ही एलोपैट्रिक भी बोला है। सिम्पैट्रिक का मतलब होता है साथ में रहते रहते वो इवॉल्व हो जाते हैं। ये तो ज्योग्राफिकल बैरियर आ गया बीच में, तो ग्रीन बन गया और ब्लू बन गया। ठीक है, सिम्पैट्रिक में क्या होता है, सिम म्हणजे सेम, यानी स्पीशीज जो है वो सिंगल पॉपुलेशन में ही रह रही है और साथ में रहते रहते उसने कुछ म्यूटेशन उसके जीन में हो गया और वहीं पे उसका इवोल्यूशन हो गया। तो ग्रीन और ब्लू वाली साथ में ही स्पीशीज देखी जाएगी। पेरीपेट्रिक जो होती है वो इस तरह से होती है, यानी कि बहुत ही स्मॉल स्मॉल चेंज उनमें देखने को मिलता है और वो इजीली जो है वो इंटरप्रेट कर सकते हैं। पैरापेट्रिक जो है वो ओवरलैपिंग सिचुएशन होती है, यानी कि उसमें कैपिटल टी कैपिटल डी भी मिलेगा और स्मॉल टी भी मिलेगा और इंटरमीडिएट भी मिलेगा। ठीक है, पार्शियल। कनेक्टिंग लिंक और मिसिंग लिंक की बात करेंगे, तो कनेक्टिंग लिंक और मिसिंग लिंक क्या होता है, जो दो स्पीशीज के बीच को कनेक्ट करता है, यानी उनके बीच की स्थिति ऐसी जो कि फॉर एग्जाम्पल कनेक्टिंग लिंक या मिसिंग लिंक वो होता है, मिसिंग लिंक जो कि अब नहीं मिलती, स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई है। और मान लो जैसे आर्क्योप्टेरिक्स जो है वो उसमें बर्ड के कैरेक्टर भी मिलते हैं और उसमें रेप्टाइल्स के कैरेक्टर, यानी कि स्केली लीफ स्किन होगी, उसमें टेल प्रेजेंट होगी और विंग्स प्रेजेंट होंगे, तो दोनों के मिक्सिंग है। और आज के टाइम में वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, तो मिसिंग लिंक भी है और कनेक्टिंग लिंक भी है बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। ठीक है, तो एक एग्जांपल है साइमोरिया जो एम्फीबियन और रेप्टाइल्स के बीच में आर्कियोप्टेरिक्स देख लिया। आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिया, ठीक है, आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका पूरा नाम है। इसमें इसके ये ऐसी बर्ड थी जिसके टूथ भी थे, और ये जुरासिक रॉक्स में जर्मनी की जो जुरासिक एरा था उसमें इसका जो क्या बोल सकते हैं इसके जो बोल सकते हैं हम पार्ट्स थे वो उसमें देखने को मिले, फॉसिल्स जो थे वो हमको देखने को मिले। और मिसिंग लिंक ये हो ही गया। रेप्टाइल्स के कैरेक्टर क्या क्या थे, इसमें लॉन्ग टेल थी, क्लॉज थे, बॉडी पे स्केल्स थे, सिंगल हेड रिंग मतलब जो हेड थी वो सिंगल रिब की हेड थी उसमें। और एब्डोमिनल रिब्स जो थी उसकी वो क्रोकोडाइल से मिलती थी, जॉज होमोडॉन टीथ थे, स्टर्नल में कील थी, न्यूमेटिक बोन्स थे और क्लोज थे।
तो जो उसकी स्कल की बोन थी वो फ्यूज्ड थी, और जो उसकी क्रेनियम थी वो लार्ज थी, राउंडेड थी। और जो क्रेनियम थी उसमें जो आंखों के जो ऑर्बिट थे, वो ऑर्बिट कैसे थे, मतलब जो आंखें होती हैं स्कल में, वो ऑर्बिट कैसे थे, सिंगल कॉन्डाइल। उसके बाद लिम्ब बोन बर्ड लाइक थी, हिंड बोन जो थी, हिंड लिम्स जो थे उसके 4 टोज थे और एक टो अपोजिबल था, यानी कि इस तरह से था। ठीक है, ये क्या होता है 90 डिग्री पे तो अपोजिबल थंब, और अगर थंब जो है वो इस तरह से हो साथ में ही, तो नॉन अपोजिबल। ये दोनों कैरेक्टर्स इनमें थे कंबाइंड, इसलिए इसको बोला कनेक्टिंग लिंक। नाउ एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है, इसको डाइवर्जेंस रेडिएशन भी बोला गया है। इसमें क्या होता है कि जैसे डार्विन ने डार्विन फिंचेस गैलापागोस आइलैंड में स्टडी की, अलग अलग टाइप की फिंचेस यानी बर्ड्स थी, उन्होंने अपने आप में चेंजेस लाए, यानी कि देखो सबको साथ में रहना था, तो अपनी फूड हैबिट्स चेंज की। अगर लड़ती कि नहीं मैं भी वेजिटेबल खाऊंगी, सभी वेजिटेबल खाएंगे, तो कैसे बचती। तो एक ने वेजिटेबल चुना, एक ने इंसेक्ट्स को चुना, लार्ज इंसेक्ट, दूसरे स्मॉल इंसेक्ट, तीसरी वुडपेकर बन गई, और उसके बाद वार्बल फिंच। एक जो थी वो कैक्टस खा लेती थी, ग्राउंड पे थे। एक के बीक शार्प थे, दूसरे के स्मॉल स्मॉल ग्राउंडेड था, तीसरे का बीक मीडियम था, और उसके बाद उसकी ग्राउंडेड जो नेक्स्ट थी उसकी लार्ज और ग्राउंडेड फिंच। तो इस तरह से अलग अलग उन्होंने, ये जो देखो तीन जो थी, ये 4 वैरायटीज जो थी ये सीड ईटर थी, क्रश करके खाती थी, ये कैक्टस खाती थी। बाकी की ये सब इंसेक्ट्स थी, इंसेक्ट्स में भी उन्होंने अपने अपनी वैरायटी बदल दी थी, कि मैं तो ये वार्बल फिंच जो थी वो अलग तरह के इंसेक्ट खाती थी, वुड पैकर जो है वो टी ट्री के ट्रंक से खाती थी, ये स्मॉल इंसेक्ट खाती थी, लार्ज वाले खाती थी, और ये वेजिटेरियन वेजिटेबल्स वगैरह होती थी फ्रूट्स पे, वो फीड करती थी। अब एविडेंसेस क्या क्या है, क्या प्रूफ है। तो देखो इवोल्यूशन के प्रूफ हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, ये हमें देखने को मिलते हैं पैलेंटोलॉजी में। पैलेंटोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ एंशियंट लाइफ हम करते हैं, फॉसिल्स में जो लाइफ हमें मिलते हैं, जो डेड रिमेन्स मिलते हैं प्लांट एनिमल्स के, उनसे ही हम लोग स्टडी करते हैं, हमें पता चलता है कि पहले ऐसे ऐसे जानवर मिलते थे। फॉसिल सेडिमेंट्री रॉक में मिलते हैं, एम्बर येलोइश फॉसिल रेजिन को बोला जाता है, आइस में मिलते हैं, या फिर पीट बॉक्स में भी मिलते हैं। फॉसिलाइजेशन के दौरान प्राइमरी फॉर्म जो होता है ऑर्गेनिज्म का, वो या तो बहुत ही ज्यादा पुरानी या फिर नीचे दबी हुई लेयर में मिलता है, या फिर ऊपर की लेयर में जो मोस्ट रिसेंट, तो इससे हमें पता चल जाता है कि कितना ज्यादा पुराना या कितने टाइम पुराना ये फॉसिल रिकॉर्ड है। टाइप्स ऑफ फॉसिल्स देखो, एक्चुअल रिमेन्स भी होते हैं, एक्चुअल रिमेन यानी कि जो मोस्ट कॉमन टाइप के फॉसिल्स होते हैं, जैसे प्लांट्स और एनिमल या ह्यूमन बॉडी, वो परमाफ्रॉस्ट यानी कि बहुत ज्यादा बर्फीले जगह पर ऐसे के ऐसे एक्चुअल ऐसे के ऐसे मिले, जैसे वूली मैमोथ साइबेरिया में, वो पूरी की पूरी ऐसी की ऐसी ही मिली है, उसमें कोई भी चीज डीजनरेट नहीं हुई। ठीक है, उनको एक्चुअल बोलते हैं। एम्बर या फिर हार्ड रेजिन के में भी प्रिजर्व रखते हैं, फिर इंसेक्ट्स मिल जाते हैं उनको। और मोल्ड्स क्या है, मोल्ड्स का मतलब है कि कहीं कहीं पर ऑर्गेनिक रिमेन बच गए, जैसे कोई किसी की हड्डी थी सिर की, उसमें मिट्टी जो है वो जमा हो गई, तो वो पूरी चीज तो गल गई, ओनली मिट्टी मिट्टी रह गई कैविटी के अंदर। कास्ट क्या होता है, जो हार्ड जो इस कैविटी के अंदर जो मिनरल मेटल जो हमें मिलता है मोल्ड के अंदर, इसको बोलते हैं कास्ट, यानी कुछ ना कुछ मिनरल मिलेगा डिपोजिशन, जो कि हार्ड पार्ट होता है, और वो डिसइंटीग्रेट नहीं होता। कंप्रेशन का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर एब्सेंट है पूरा का पूरा, ओनली एक थिन लेयर बच जाती है हड्डी के अंदर, एक आउटलाइन रहती है, उसको हम बोलते हैं कंप्रेशन। पैरेंटोलॉजी के फायदे क्या क्या हैं, हम फाइलोजेनी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, एक्सटिंक्ट हुए स्पीशीज का पता लगा सकते हैं, मिसिंग लिंक पता चल सकता है, उनकी हैबिट्स पता चल सकती हैं, और अलग अलग टाइप की भी एविडेंसेस से हमें नॉलेज मिल सकती है। कनेक्टिंग लिंक पहला हमने देखा था आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिया, इसके बारे में हम बात कर ही चुके हैं। पेरिपेटस को देखेंगे, देखो कितना क्यूट लग रहा है, ये भी जो है एक्सटिंक्ट हो चुका है, थोड़े टाइम पहले ही हुआ है। एनालिड्स और आर्थ्रोपोड का
बीच का ये कनेक्टिंग लिंक है। पेलेनोग्लोसस कोडेट एंड नॉन कोडेट के बीच में है। ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इनको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। लंग फिश फिशेस और एम्फीबियन में है। इक्विस्टेगा फिश और एम्फीबियन। साइमोरिया एम्फीबियन और रेप्टाइल्स के बीच में ये रिश्ता दिखता है। डक बिल पेटकस ऑर्निथोरिंकस रेप्टाइल्स और मैमल्स। ठीक है, अब मॉर्फोलॉजी की बेसिस पे हमने दो तरह के ऑर्गन बताए, होमोलोगस एंड हेटेरोलोगस। होमोलोगस का मतलब है जो ऑर्गन स्ट्रक्चरली सेम है लेकिन फंक्शन उनका डिफरेंट है। तो इसके याद करने का फॉर्मूला है HOD एंड AFC। HOD मतलब होमोलोगस, जिसमें होमोलोगस ऑर्गन्स हैं, मतलब सिमिलर है स्ट्रक्चर में लेकिन फंक्शन डिफरेंट करेंगे। वो कैसे हैं? उनमें ओरिजिन सेम होगा और वो डाइवर्जेंस का एग्जाम्पल। AFC मतलब एनालोगस। एनालोगस ऑर्गन है जिनमें की और ओरिजिन डिफरेंट है, फंक्शन सेम है। सेम वाले को हमने बीच में रखा है। ठीक है, तो फंक्शन अगर सेम है और किसका एग्जाम्पल है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट मतलब इस तरह से, ओरिजिन सेम फंक्शन डिफरेंट। ओरिजिन पहले आएगा ना, क्योंकि ओरिजिन पहले होगा। देन एनालोगस मतलब कन्वर्जेंट मतलब ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन सेम। ठीक है, ये कन्वर्जेंट। तो यही है हमारा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में देखते हैं बर्ड्स के विंग और इंसेक्ट के विंग, ओरिजिन दोनों का अलग अलग है लेकिन उड़ने का ही काम है, यानी फंक्शन सेम है। वेस्टिजियल ऑर्गन रुडिमेंट्री ऑर्गन होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में अगर देखेंगे बहुत सारे हैं। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है हमारी आई में, जो ये एक मेम्ब्रेन होती है, रेड रेड आपको दिखेगी, इसका नाम है प्लिका सेमिलुनरिस। ये जो है फ्रॉग में या जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं फिशेस वगैरह, उनमें ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन ऐसे शटर की तरह बंद हो जाती है ताकि उनकी आंख जो है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। हमारे अंदर उसका काम नहीं है, तो रूडिमेंट्री। नेक्स्ट आता है कैनाइन। कैनाइन यानी कि जैसे लॉयन वगैरह, उनमें कैनाइन बहुत शार्प होते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऐसे मांस को फाड़ के खाते हैं। हमारे अंदर उसका इतना रोल नहीं है। थर्ड मोलर विस्डम टीथ, ये रूडिमेंट्री है। कॉकिक्स, क्योंकि हमारे अंदर टेल नहीं है इसलिए टेल बोन नहीं होती, मतलब होती है लेकिन शॉर्ट रूडिमेंट फॉर्म में होती, बड़ी नहीं होती। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये भी क्या है? रूडिमेंट है, क्योंकि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का काम होता है सेलुलर डाइजेस्ट करना, हम घास फूस नहीं खाते इसलिए हमें नहीं मिलता। मॉलिक्यूलर एविडेंस भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, सेल उसमें अलग अलग, जैसे प्लांट में सेल अलग है, एनिमल का अलग है। जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन सब में अलग मिलेंगे, मेटाबॉलिक एक्टिविटी अलग होगा, ATP के सोर्सेस सभी में देखने को मिलेंगे। तो ये चीजें क्या बताती है? मॉलिक्यूलर एविडेंस। अब ट्रिटिकम एस्टिवम जो होता है, याद रखना 6N होता है, गॉसिपियम हर्बेशियम का 4N होता है। तो ये जब क्रॉसिंग करवाते हैं हम हाइब्रिड, तब बनता है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ठीक है, ये देख लो। देखो ये इस तरह का स्केल आपकी बुक में दिया हुआ होगा, इसको देखना, इसको उल्टा पढ़ते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ेंगे। अजोइक एरा, जब कोई लिविंग बीइंग नहीं था। आर्किजोइक, ओरिजिन लाइफ हुआ, स्टार्ट हुआ। प्रोटेरोजोइक, जब कुछ वॉर्म एनालिड स्पंजेस ये सब मिले। ठीक है, बैक्टीरिया प्रोटिस्टा सब मिले प्लांट में। देन प्रोटेरोजोइक के बाद आया अपना कौन सा एरा? पैलियोजोइक, जिसमें कैम्ब्रियन, ऑर्डोविजियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, इनके अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, ये चीजें आप पढ़ लेना। इसमें देखो कैम्ब्रियन में क्या क्या है। रेनिया लाइक प्लांट, मेराइन एल्गी। एनिमल्स में ट्राइलोबाइट्स। ठीक है, इन्वर्टेब्रेट्स। ऑर्डोविजन में फर्स्ट सीडलेस, बस देखो ये यार, फर्स्ट सीडलेस वस्कुलर लैंड प्लांट, ऑर्डोविजन। जॉलेस फिशेस, ऑर्डोविजन। नॉटिलस, ऑर्डोविजन। सेलुरियन में डोमिनेंस ऑफ एल्गी और
फर्स्ट टेरिटोरियल एनिमल, विंगलेस इंसेक्ट एंड जॉ वाली फिश। डेवोनियन में फर्स्ट जिम्नोस्पर्म, डेवोनियन। फिशेस का डाइवर्सिफिकेशन, एम्फीबियन का इवोल्यूशन, अमोनाइट्स का अपीयरेंस, कार्बोनिफेरस, डिफरेंट फंगल ग्रुप, डाइवर्स आर्बोरेसेंट लाइकोपोड्स, एम्फीबियन का एबंडेंस, रेप्टाइल विंग्ड इंसेक्ट आ गए। पर्मियन में ओरिजिन ऑफ कॉर्निफोर, कॉर्न साइकेड, ठीक है। मॉडर्न इंसेक्ट्स बढ़ गए, ट्राइलोबाइट डिसअपियर, मैमल लाइक रेप्टाइल्स आए, और एम्फीबियन डिक्लाइन पर्मियन। मेसोजोइक में ट्राइसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस। इसमें देखो जिम्नोस्पर्म, सीडलेस फंड हट गए, सीड फंड हट गए, और डायनासोर्स आ गए, एम्फीबियन गए, रेप्टाइल्स बढ़ गए। जुरासिक पार्क में डायनासोर डोमिनेट। जुरासिक पार्क मूवी देखी ना, जुरासिक एरा उसी से नाम रखा है। मार्supial राइज हुए, एंजियोस्पर्म का ओरिजिन, हर्बेशियस लाइकोपाइड डोमिनेंस, इन सब का डोमिनेंस है। क्रिटेशियस में अगेन एक्सटिंक्ट हो गए डायनासोर, और फर्न डिक्लाइन हो गए, पहला फ्लोवरिंग प्लांट आया। ऐसे ही सीनोजोइक में ट्राई टर्शियरी और क्वार्टर, लियोसिन ओलिगोसिन, ये सारी चीजें आपको याद है। होलोसीन अभी का जो चल रहा है वो। ठीक है, तो ये पूरा टाइम जियोलॉजिकल टाइम स्केल है। इसमें मैं आपको क्या ही समझाऊंगी, तो सारा रेक्टाफिकेशन है, एमटीआर है, तो आपको वो रटना पड़ेगा। ह्यूमन बीइंग जो है वो सबसे ज्यादा इवोल्व एनिमल है। ह्यूमन का इवोल्यूशन देखते हैं। श्रू लाइक एनिमल से हुआ, पैलियोसीन एपॉक में हुआ। गिबन, चिंपैंजी, गोरिल्ला उसके क्लोजली रिलेटेड है। साइज, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ब्रेन, cranial कैपेसिटी, बाइपेडल, ऑपोजिबल थंब, इरेक्ट पोस्चर, फॉरलिम्ब, चिन, जो चिन है डेवलप हुई, पेल्विक गर्डल ब्रॉड हो गया, ठीक है, लंबर का पोस्चर, टूल्स यूज करने लगे। ये देखो, इंपॉर्टेंट है ये, ह्यूमन इवोल्यूशन जरूर पढ़ेगा बच्चों। मार्सुपियल, मोनोट्रिम्स, यूथेरिया, प्राइमेट, प्रोसिमी, एंथ्रोपॉइडी। प्रोसिमी में लेम्यूर एंड टार्सियस, एंथ्रोपॉइडी में न्यू वर्ल्ड मंकी, ओल्ड वर्ल्ड मंकी एंड होमिनिडी। ठीक है, जो होमिनिडी था, उस होमिनिडी में क्या था हमारा, तीन पार्ट्स थे अगेन, हाइलोबैटिडी, होंगिडी एंड होमिनिडी। हम कहाँ से रिलेटेड हैं, होमिनिडी से, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो उस पे क्वेश्चन आते हैं, यस, इस पे क्वेश्चन आते हैं, ये भी याद रखना। बस इतना ही है। ड्राइपिथिकस, लामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निम्नलिखित ये सीरीज है। एप लाइक था, मैन लाइक, एप और मैन के बीच में दोनों, हैंडीमैन इसका नाम, ये इंपॉर्टेंट, हैंडीमैन किसे कहा गया है। प्री हिस्टोरिक, मॉडर्न मैन, कहाँ पे मिले इनके फॉसिल्स वो पढ़ना है। पीरियड, मियोसिन, मियोसिन, लेट मियोसिन, ये ऐसे। तो ये इजीली आप लोग अब तक तो याद कर भी लिया होगा आपने, क्योंकि पूरा साल क्या किया फिर। ठीक है, ग्रेनियल कैपेसिटी पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये देखिए, ये चीजें याद रखना, इनके बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। डायग्राम देखते हैं, ऐसे दिखते थे। हार्डी विनबर्ग का प्रिंसिपल देख लेते हैं आप।
हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। तो हार्डी विनबर्ग का जो प्रिंसिपल था वो क्या बोलता है? वो बताता है हमें किसके बारे में? इक्विलिब्रियम लॉ के बारे में। ठीक है। तो ये क्या बताता है, देखते हैं। ये बोलता है कि जीन की फ्रिक्वेंसी जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ व्यू से हम निकालते हैं, तो जीनोटिपिक जो फ्रिक्वेंसी है वो जनरेशन टू जनरेशन हमेशा कांस्टेंट रहती है। जैसे ए और ए, कैपिटल और स्मॉल, इनमें क्या होता है कि इसको तो हम डिनोट करेंगे पी से और इसको करेंगे क्यू से। तो पी प्लस क्यू जो है वो हमेशा ऑलवेज वन आएगा, एंड पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर जो जीनोटिपिक फ्रिक्वेंसी है वो वन आएगा। ये एलेलिक फ्रिक्वेंसी है, ये जीनोटिपिक है। ठीक है, अब ये इतना मैथ्स तो हमने पढ़ा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर एंड ऑल। तो ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, अब देखो, इसको हमने क्या बोला, पी, इसको हमने क्या बोला, क्यू। ठीक है, बीच में क्या आया, टू पी क्यू। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल के आया, पी, पी प्लस टू पी क्यू, पी स्क्वायर हो जाएगा ना, दो है यहाँ पे, प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन। सिंपल। कुछ फैक्टर्स जो ये होते हैं, जीन फ्लो, जेनेटिक के म्यूटेशन वगैरह, ये सब नॉन रैंडम मैटिंग, ये सब जो है हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो अगर ये सब चीजें हैं तो हार्डी विनबर्ग का लॉ नहीं लग सकता। पॉपुलेशन स्टेबल नहीं होगी, वो इवॉल्व होगी। ठीक है। और हार्डी विनबर्ग बोलते हैं कि पॉपुलेशन स्टेबल होनी चाहिए एंड नॉन इवॉल्विंग होनी चाहिए। तो जहां पे अनस्टेबल पॉपुलेशन है, इवॉल्विंग पॉपुलेशन है, वहां पे हार्डी विनबर्ग लॉ नहीं लगेगा। ये बात याद रखना, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैप्टर इवोल्यूशन कंप्लीट इन वन शॉट। ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में, यू आर वेरी वेलकम। एंड तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड एंजॉय।